बहुत ज्यादा पार्टी जब हार जाती हैं आजकल, तो एक सवाल उठाना शुरू करती हैं कि ये वोटिंग रिग्ड है। चाहे फिर वो ईवीएम के ऊपर बात हो, वो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में प्रॉब्लम्स है। आई थिंक कुछ कुछ जगहों पे ऐसे कुछ वीडियोस भी आए हैं जहाँ पे ईवीएम बहुत सस्पेक्टेड कंडीशंस में मिली हैं। इट्स अ वेरी क्रूशल थिंग। आप एक पॉलिटिकल बयान दे सकते हो कि ईवीएम खराब थी, ईवीएम हैक हो गई। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, बीन अ लॉट इन द फील्ड, आई हैव विजिटेड hundreds of booths in the country during the voting day. What I feel that it's nearly impossible to hack IEM. So you have to be you have to have a complete hold to the nerve of the people, what they are thinking, what they are doing. You also have to मतलब very closely monitor what your opposition is doing. देखिए, अगर दोनों को मैं एक पर्सनल लेवल पे कंपेयर करूँ तो what I feel, जो सेकेंड वन है डोर टू डोर कैंपेन, जो ट्रेडिशनल वन है, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे आई मस्ट से इन विनिंग द इलेक्शन। आपके पर्सनल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट एंगल से व्हाट डू यू थिंक कि उन्होंने ऐसा क्या था जो कांग्रेस को प्रपोज किया? दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बात की है हर्षित जी से। आपने हो सकता है ये सुना हो कि जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनको सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम थी जिनको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट बोलते हैं, जिन्होंने बहुत सारे उनके नारे बनाए, चाय पे चर्चा, इस टाइप के प्रोग्राम्स बनाए। अब हर इलेक्शन जब भी होता है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, वो सपोर्ट करता है इलेक्शन करवाने में। हर्षित भी उसी तरीके के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल चुनावों में वो अंदर अंदर काम कर चुके हैं। उन्हें चुनाव कैसे रन होता है, जब आप एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एंगल से सोचते हैं तो फंड्स कैसे आते हैं, सीट कैसे बढ़ती हैं, बूथ तक कैसे पहुंचते हैं, किस तरीके से पूरे चुनाव की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में डिटेल नॉलेज है। हर्षित ने हमारे साथ अपनी पूरी डिटेल शेयर की है। इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पॉडकास्ट आपको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के बारे में कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर आपको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को आप बहुत एंजॉय करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंजॉय द कन्वर्सेशन। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम योर जर्नी इनटू दिस। तो सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, या आपने जो उसका हिंदी वर्ड यूज किया, ये एक बहुत नया प्रोफेशन है। मतलब आज से 10-15 साल पहले इतना पॉपुलर नहीं था। आई थिंक 2014 में पहली बार इसको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली है और उसके बाद से काफी लोग इस साइड पे जाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। तो इलेक्शन की बात करें उससे पहले ये बात करते हैं कि अगर किसी को इस तरफ आना है या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की तरह काम करना है तो क्या रास्ता है? हाउ कैन समवन बिकम अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, और कितना कितना लुक्रेटिव है ये? क्या एज अ करियर ऑप्शन देखा जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप मतलब विदाउट अ क्वेश्चन ये एक बहुत ही समय एक बूमिंग इंडस्ट्री है। पहले आज से 3-4 साल पहले इतनी पॉलिटिकल छोटी छोटी इंडस्ट्रियां नहीं थी। अभी इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे आप जो टॉप लीडिंग कंसल्टेंसीज की बात करें, फॉर एग्जांपल आईपैक है, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, शो टाइम कंसल्टिंग है, मैट्रिक्स है, वेराहे है, डिजाइन बॉक्स है, नेशन विद नमो है। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां खुल गई हैं जो अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे, स्तर पे काम उठाती हैं। और ये एक मेरे हिसाब से एक अनएक्सप्लोर्ड डोमेन था जो 2014 तक शायद उतना लेवल पे उसको टैप नहीं किया गया था। लेकिन जैसे समय के साथ आप टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होते हैं, आप ऐसे विभिन्न तरह की चीज़ों पे डिपेंड होते हैं जिसको आपको एक लेवल पे ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता होती है। मेरे हिसाब से ये जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स हैं, दे आर मतलब इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम, बिकॉज without being a part of the system, without being a flag bearer of any political party, you are working very closely with the top level leadership of political parties. And with this you are understanding the nuances of the field। मतलब धरातल में क्या हो रहा है, कैसे चुनाव होता है, कैसे वोट आता है, कैसे लोगों को नेता अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनका क्या एजेंडा होता है, कैसे कैंपेन डिजाइन होती है, कैसे वोटिंग होती है। कुछ तो मॉरल साइंस, जनरल साइंस की ही, जनरल नॉलेज की ही चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता है। फॉर्म कैसे एनालाइज किया जाता है, और वोटिंग के दिन क्या होता है, आचार संहिता क्या होती है। तो ये सारी चीजें आपको रियल टाइम आप एक सिस्टम का पार्ट होके सारी चीजें देख सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। लाइक अगर आपको थोड़ा अपने देश के बारे में समझना है, देश, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में कैसे लाइक लोग किस तरह से इलेक्टोरली इन्वॉल्व होते हैं, और एक देश का आखिरी इंसान किस तरह से मतदान करता है, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए मेरे हिसाब से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी।
एंड ये बहुत ही बूम कर रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा मतलब लोग इसको इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। मेरे हिसाब से आज के समय में शायद ही कोई अभी ऐसा चुनाव है, जिसमें कहीं न कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल कंसल्टेंसी या पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स किसी पॉलिटिशियन को हेल्प नहीं कर रहे हैं। अगर आप रिसेंटली बात करें तो आप, अगर मैं 24 की बात करूँ तो आप लोकसभा की बात कर सकते हैं, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, हर जगह पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स हैं और वो अब लीडर्स की मदद कर रहे हैं। ओके। तो दो दो क्वेश्चंस और हैं इस पे मेरे। तो सबसे पहले तो ये कि अगर किसी को पॉलिटिकल कंसल्टेंट बनना है, तो सबको पता है कि जैसे अगर किसी को एक बड़ी कंसल्टेंसी में जॉब, एक बड़ी डिलाइट जैसी कंसल्टेंसी में जॉब चाहिए, तो एमबीए करनी पड़ती है लोगों को, या सीए सीए बनना पड़ता है। तो अगर किसी को पॉलिटिकल कंसल्टेंट बनना है, तो क्या कोई ऐसी प्री क्वालिफिकेशन है जो रिक्वायर्ड है? और अगर नहीं भी है तो क्या रास्ता है, मतलब कैन दे अप्लाई फॉर जॉब्स? क्या जॉब्स निकलती हैं इस तरीके की? हाँ, बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी गया है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई एक डिज़ाइन्ड एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं है, जो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सर्टेन डिग्री चाहिए होगी तभी आप इस डोमेन में रह सकते हैं। थोड़ा व्यावहारिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए, लाइक यू हैव टू बी गुड विद द पीपल, लाइक कम्युनिकेशन स्किल और अवेयरनेस, नॉर्मल सोसाइटी की किस तरह का क्या डेमोग्राफी है, ज्योग्राफी है। इसके अलावा टायर 1, लाइक जनरली पॉलिटिकल कंसल्टेंसी टायर 1 कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स को प्रेफर करती हैं। जनरली ग्रेजुएट्स लोग भी जाते हैं, बट अगेन इट्स नॉट अ ऑब्जेक्टिव थिंग, इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। सो राइट फ्रॉम ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी टू MBA, the person who did MBA from Harvard and at Oxford, all of them can work in a same team. So it's not like something which is some sort of rocket science, but it is something which is which requires a lot of extra extrovert skills. Like if you have communication skill, if you like people, talking people, if you like designing campaigns, this domain is for you. ओके। एंड फाइनेंशियली इज इट लुक्रेटिव? मतलब अगर कोई अपने एमबीए की जॉब को कंपेयर करे विद द जॉब ऑफ अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट, इट्स इज इट अ लॉन्ग टर्म जॉब, या इट्स अ, क्योंकि इलेक्शन शॉर्ट टर्म होते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर अगला इलेक्शन होता है, सो इज इट अ परमानेंट जॉब और इज इट अ डिसेंट पेइंग जॉब? It depends again. So for example, the person who is coming just after his graduation, definitely. So I belongs to a development sector. I did my masters from TSS. So in development sector, generally there is a pattern that people will get hired on a low pay band. So it's in terms of financial thing, it's more than development sector. But definitely, if someone is MBA from IIT, IIMs, maybe he'll get more salary in some other in proper consulting jobs. So ओके it's like it depends. ओके ओके ओके। तो फिर भी यू आर सेइंग कि बिकॉज डिमांड बढ़ रही है, आई थिंक इज व्हाट आई अंडरस्टैंड आपके आंसर से, कि क्योंकि इस चीज की डिमांड अभी बढ़ रही है, ऑलमोस्ट हर इलेक्शंस में पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज हैं जो इन्वॉल्व हो रही हैं, तो देर आर पीपल हु कैन बेसिकली थिंक अबाउट दिस एज अ करियर ऑप्शन, एंड इवेंचुअली अगर आप अच्छे हो तो, जैसे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, आप अच्छा करते रहते हो, आप आगे बढ़ते रहते हो, तो योर Yeah, पे I've एंड seen. एवरीथिंग आल्सो इंक्रीजेस विद टाइम। Yeah, absolutely. Sorry to disturb. What I have seen, I've worked with a lot of people, and most of them are either co-founder or founder or working closely with a politician on individual capacity. So it's a like sky is the limit, you know. Like I believe this is the domain, you know. Like मजाक में भी हम लोग बोलते थे कि इस देश में सबसे आखिरी में मतलब गरीब कौन होगा इस देश में सबसे आखिरी में, like this is the need of the hour. Politicians को चुनाव जीतना is their topmost priority. I'm talking very frankly with you. And if someone, like if young people are coming into the system, helping them win the election, this is the thing they want. And they are, money is not their weak point. They have a lot of money, and they, if you bring some value to their system, if you bring value, if you help them, क्योंकि जिस तरह से अभी सिस्टम बढ़ रहा है, आगे से एआई बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, अगर आप इस लेवल पे आप मदद करते हो तो I think it's still not very explored domain. So like I believe 5 year down the line, probably हर नेता, अगर कोई पार्षद का भी चुनाव लड़ रहा है, सभासद या मेयर का भी चुनाव लड़ रहा है, या बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे सरपंच की भी के लिए भी अगर कुछ उसको कुछ प्लानिंग करनी है, तो शायद उसको भी इस तरह की चीजें की जरूरत पड़ेगी।
ओके ओके, ठीक है। सो थोड़ा सा नैरेटिव की तरफ बढ़ते हैं ऑफ द पॉडकास्ट। मुझे आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछने हैं बिहाइंड द सीन, कि इलेक्शन जब भी होता है तो पीछे क्या होता है, किस तरीके से। आपने जैसे अपने आंसर में भी बताया कि बहुत सारी चीजें हैं, कि लास्ट लास्ट डे वोटिंग तो सबसे आखिरी चीज है जो हमें दिखती है, जिसके लिए लोग, नॉर्मल लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि ओके आज जाके वोट डालना है, 3 दिन बाद रिजल्ट आएंगे। उससे पहले 2-2 साल, 1-1 साल, 2-2 साल की स्ट्रैटेजी लगती है पूरा इलेक्शन रन करने में। तो क्योंकि आपने अभी अपने पिछले आंसर में पैसे की बात की, मनी की बात की, आपने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास काफी पैसा होता है। अगर आप थोड़ा सा इस चीज का पहले सेंस दे पाओ कि कितना कितना ऑलमोस्ट कितना पैसा इन्वॉल्व होता होगा एक इलेक्शन में, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए। और फिर आप अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओ कि एक नॉर्मल इलेक्शन को अगर बिहाइंड द सीन किसी को समझना है तो क्या क्या चीजें हैं जो होती हैं राइट फ्रॉम द starting point till the end point of doing the election. Okay, thank you. So, in terms of expenditure, again, it's a subjective thing. So, I've been in Goa and I've been in Bengal. So, हर स्टेट का अपना अपना पॉलिटिक्स होता है, उस पॉलिटिक्स का अपना नेचर होता है. फॉर एग्जांपल इन गोवा जनरली मनी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इफ what I have observed, it's my personal observations. All of these are my personal observations. So whatever, like if you have money, if you want to buy a politician, like I should not say this, but it's very easy to get this done in states like Goa because it's the nature of the state. So it depends. So it depends upon the size of the state, the demography, the geography of the state, how big it is, how important the election for the party. If the party, so we can divide the whole election for an incumbent party into the 4 category. The election is safe for them, safe hai. The election is battleground. The election is difficult. एंड इस तरह से हम इलेक्शंस को कैटेगराइज कर सकते हैं. अगर ठीक है, इलेक्शन अगर किसी पार्टी के लिए सेफ है तो वो उसको एक बेसिक लेवल के एक्सपेंडिचर के साथ इलेक्शन को कवर करने की कोशिश करेगी. ठीक अगर है, वो बैटल ग्राउंड है या फिर फेवरेबल है, फेवरेबल मतलब वो जीत सकते हैं बट थोड़ा सा मेहनत और करना है. बैटल ग्राउंड मतलब कट टू कट फाइट है. बैटल ग्राउंड वाले केसेस में जनरली पैसा ज्यादा लगता है क्योंकि मतलब ओवरऑल एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा हूँ ऑल अक्रॉस द पार्टी. सो फॉर एग्जांपल आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्शंस. सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हैपेंड. मतलब आप खुद ही देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ आप बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को ला रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को आप. फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर ने 20 रैलीज करी, 20 से ज्यादा रैली करी. अगर 20 रैली अगर प्रधानमंत्री एक स्टेट में कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसके एक्सपेंडिचर बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे. और उसके रिवर्स में अब आप जितना आप एक्सपेंड करोगे तो ज्यादा पर्सन, अगर इलेक्शन बैटल ग्राउंड है तो दूसरा बंदा उससे ज्यादा इन्वेस्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स. सो दिस इज द थिंग. एंड सेकेंड थिंग आपने मतलब बोला किस तरह का नैरेटिव वगैरह सेट होता है. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. सो शुड आई गो वन बाय वन लाइक हाउ ठीक दिस है। थिंग एक 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 करके ब्रेक करते हैं। तो मुझे, मैं अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक आउटसाइडर व्यू की बात करूं, मेरे लिए जो इलेक्शन है वो, अगर मैं पीछे से सोचना शुरू करूं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपके जॉब के बारे में सोचना है तो मैं यहां से सोचना शुरू करूंगा कि सबसे पहले एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती होगी। सबसे पहले एक पॉलिटिकल पार्टी अगर एक स्ट्रैटेजिस्ट से मिलती होगी तो कुछ नैरेटिव्स के बारे में, एक एजेंडा के बारे में शायद सोचती होगी। फिर ऑब्वियसली अगर आप एक कंसल्टेंट हैं तो एक मैन पावर डिप्लॉय होता होगा, एक बजट डिसाइड होता होगा जिस बजट के बेसिस पे इलेक्शन लड़े जाएंगे। फिर जाके कहीं पे आप ऑपोजिशन को देखते होगे, आप ऑडियंस को कैसे रीच करना है वो देखते होगे, बहुत सारी चीजें होती होंगी। तो हम सबसे जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट मुझे लगता है यहाँ पर, वहां से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है इससे भी पहले कुछ बात करनी चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। वो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक इलेक्शन लड़ने के लिए एजेंडा और नैरेटिव्स जो सेट करते हैं बेसिकली, वो किस तरीके से होती है। क्योंकि हमने देखा है हर चुनाव में सबसे बड़ी चीज वही बनती है एंड में जाके, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कुछ 2-3 एजेंडास को पकड़ती है और वही 2 साल 1 साल जितने टाइम भी वो लड़ती है उसे खींचती है। हाउ हाउ डज अ पॉलिटिकल पार्टी रीच अ स्टेट की वो एक एजेंडा सेट कर पा रही है, और उसमें पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स का क्या रोल होता है? ठीक है. सो इस एजेंडा सेट करने के पहले काफी एक बड़ी एक्सरसाइज होती है, उसको मैं इस आंसर में कवर करूंगा. दैट ठीक है, इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यूनिट. सो जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस होती है वो जनरली एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स की एक एक मतलब ग्रुप होता है, 10-12 लोग उसमें होते हैं.
वो क्या करते हैं, वो ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिकल नुआंस जनरेट करते हैं। पॉलिटिकल नुआंस क्या होता है कि आप एक विधानसभा का, हम लोग जैसे कॉलिंग कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, फील्ड विजिट कर रहे हैं, दो तरह से हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है। आइदर यू कॉल देम और यू मीट देम और यू डू बोथ, ठीक है। सो उसमें आप सबसे पहले पॉलिटिकल डिस्कोर्स समझते हैं कि चर्चाएं क्या हो रही हैं आपकी विधानसभा में। सबसे पहले आपने उसके आधार पे आपने समझा कि भाई इस चुनाव में ये 5 चीजों पे कष्ट, इस इन 5 चीजों के आसपास जनता घूम रही है। आपने हर अक्रॉस द विधानसभा में आपने एक क्वेश्चनर रेडी किया, आपने एक एग्जीक्यूटिव्स को हायर किया, उसमें आपने उनको ट्रेंड किया। वो कस्ट उनसे पूछते हैं कि अच्छा आपके यहाँ कौन सबसे इम्पोर्टेंट लीडर है, आपका उस समय का पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या है, कौन क्या क्या बातें हो रही हैं, इनकम्बेंट जो लीडर है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उसका प्रिंसिपल चैलेंजर कौन है, कौन उसको सबसे ज्यादा चुनौती दे सकता है, कास्ट डायनामिक्स क्या है। कास्ट डायनामिक्स में अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कास्ट है, तो एक्स वाई जेड कास्ट किस पॉलिटिकल पार्टी को ट्रेडिशनली वोट करती हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को इस तरफ करंटली आज के दिन किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंक्लाइंड है, और भविष्य में किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जा सकती है। तो इस तरह से हम लोग पूरा सिस्टम समझते हैं कि आप मतलब इस पॉलिटिकल इन लोग का ये तरफ इंक्लाइनेशन है, फिर उसकी मैथमेटिक्स के आधार पे समझते हैं कि हाँ ये 5 कम्युनिटीज हैं, ये 2 कम्युनिटीज हैं जिनको हमें टारगेट करना चाहिए। अब इन 2 कम्युनिटीज को हमें टारगेट करना है तो उसके आसपास का हमें नैरेटिव सेट करना पड़ेगा। अगर चुनाव के लिए पहले 6 महीने बचे हैं तो हमें उसके लिए उनके लिए कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं या कुछ ऐसा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं केस वाइज बताऊं, बंगाल की बात करूं, तो बंगाल तो में हम लोगों ने या तो मैं रोकूंगा आपको थोड़ा सा इस पे, जो आपका पिछला वाला आंसर है उसमें कुछ जानने के लिए। तो जैसे आपने बताया कि एक 10-12 लोगों की टीम है जो लोगों से मिल रही है, अलग अलग विधानसभा में जाके मिल रही है। तो ये एक्सरसाइज सुनने में बहुत बहुत मुश्किल लगती है। मतलब अगर मैं आज जाके 200 लोगों से भी मिलूं तो काफी मुश्किल काम है वो। तो यूजुअली आप बता सकते हो ये किस स्केल पे होता है, मतलब कितने लोगों से मिलते होगे इस नैरेटिव को सेट करने के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले? यस यस। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं, डेटा, कि हम लोग किस तरह की सैम्पलिंग कर रहे हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग कर रहे हैं, किस तरह का डेटा को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। सो दो टर्मिनोलॉजी की मैं बात करूंगा। फर्स्ट इज PAI, दैट इज पॉलिटिकली अवेयर इंडिविजुअल। जिस आदमी से हम लोग बात करते हैं उसको थोड़ी बहुत पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो चाय का टपरी वाला भी है तो उसको थोड़ा बहुत समाज के बारे में पता है, अपने नेताओं के बारे में पता है, तो वो हमारा PAI हो गया, पॉलिटिकली अवेयर इंडिविजुअल। अब उस PAI के साथ हम IDI करते हैं। IDI मतलब इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, हम लोग फॉर एग्जांपल एक विधानसभा में हमने करीबन, मान के चलें कि इस विधानसभा में इस तरह के, अब हम लोग को PAI छाटने हैं जिससे हम लोग को न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मिले। सो हम लोग उस विधानसभा से 4 टीचर से बात कर रहे हैं, 2 हम लोग प्राइवेट जॉब वालों से बात कर रहे हैं, 2 हम लोग पॉलिटिकली मतलब नेताओं से बात कर रहे हैं, 2 हम लोग यंगस्टर से बात कर रहे हैं जो थोड़ा पॉलिटिकल में एक्टिव है, किसी पार्टी से एसोसिएटेड है, 2 हम लोग अपॉलिटिकल लोगों से बात कर रहे हैं। तो इस तरह का हम लोग एक एक फ्रेमवर्क रेडी रखते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो अब IDI होने वाली वो बिल्कुल बैलेंस आउटपुट के साथ आएगी। उसमें हम ये नहीं कि केवल नेताओं से ही बात करके हमने अपना सर्वे ले लिया, फॉर एग्जांपल कांग्रेस के सारे नेताओं से बात कर लिया तो सारा चीज तो पॉजिटिव ही आएगा। तो हर विधानसभा में मान के चलिए, अब वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर प्रिलिमिनरी लेवल पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो हम लोग हर विधानसभा में 50-60 लोगों से इन डेप्थ एक हम लोग सबसे पहले क्वेश्चनर पूरा रेडी करते हैं। उस क्वेश्चनर को अपनी विधानसभा के अकॉर्डिंग समझते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड करते हैं जो विधानसभा लेवल पे होते हैं और जो स्टेट लेवल के होते हैं। उस क्वेश्चनर को हम लोग एग्जीक्यूटिव्स को देते हैं, वो उसको जो है जनरली एक्सेल में एक गूगल फॉर्म बना के उनको देते हैं। वो जब भी बात करते हैं गूगल फॉर्म को भरते रहते हैं, वो डेटा हमारे पास बैकएंड में एक्सेल में आ जाता है। तो उस एक्सेल में डेटा को जितना भी हम लोग कोशिश करते हैं जितना वो ऑब्जेक्टिव हो उतना अच्छा रहेगा, ताकि इट विल बी इजी फॉर अस टू एनालाइज। अगर वो सब्जेक्टिव डेटा होता है तो उसको उसके लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के साथ हम एनालाइज करते हैं, और काफी लोग कभी कभी तो 1 बाय 1 क्वेश्चनर को देख के उसको एनालाइज करते हैं। सो वंस दैट इज डन देन उसके आधार पे हम लोग फिर एक पूरा स्टेट का एनालिसिस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने ब्लॉक का, हम लोग सबसे पहले एक विधानसभा का रिसर्च किया, विधानसभा के एक विधानसभा की रिपोर्ट बनाई। उसके बाद हमने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की रिपोर्ट बनाई, 5-6 विधानसभा कंबाइन करके। उसके बाद हमने उसकी रीजनल रिपोर्ट बनाई कि ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट कंपाइल करके ये इस रीजन में ये कह रहा है, और उसके बाद उन सबको कंपाइल करके देन इट विल कम एज अ स्टेट रिपोर्ट।
सो स्टेट रिपोर्ट को बनाने में, प्रेजेंट करने में जो वन पेजर जनरली इनकमेंट लीडर्स को या टॉप लेवल लीडर्स को प्रेजेंट करते हैं, उसका सबसे न्यूनतम सबसे छोटा पार्ट जो है वो है एक एक लड़का एक गांव में किसी एक सरपंच के घर में जाके आईडीआई कर रहा है, इन डेप्थ इंटरव्यू कर रहा है, गांव एक मिड टपरी वाले से बात कर। सो ये एक फंडामेंटल्स है, इसके आधार पे हम लोग अपनी इमारत बिल्ड करते हैं और उसके आधार पे फिर हम उनको एक्शनेबल्स बताते हैं कि ये 5 एक्शनेबल्स हैं जिस पे हम लोग काम करें। तो मतलब, और दिस इज वेरी कन्विंसिंग ऑल्सो। आप देखेंगे कि इतना एक साइंटिफिक रिसर्च अगर कोई एक 5 6 10 लोगों के लड़के लोग कर रहे हैं और सारे आउटकम्स उनको भी, क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू देयर पीपल, तो उनको वो भी अपनी लोगों से बहुत जुड़े हुए हैं। तो जनरली वो डेटा उनको अगर अच्छा लगता है तो फिर उसके आधार पे वो हमें जनरली काम देते हैं और उस काम के आधार पे हम लोग चीजें अपनी एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि हम लोग तो आई थिंक डूइंग अ बेसिक प्रिलिमिनरी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रिसर्च इज द फंडामेंटल थिंग। उसके आधार पे ही, जैसा आपका क्वेश्चन था कि कैसे कैंपेन बिल्ड होती है, वो उसके आधार पे बिल्ड। ओके तो यूजुअली जैसे अगर मैं आपसे बात करूं जिन इलेक्शंस में आप, फॉर एग्जांपल बंगाल इलेक्शन था जिसके बारे में हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे आगे, कितना यूजुअली जो ये वाला स्टेप है जो आपने पहला स्टेप बताया, क्योंकि ये मुझे लग रहा है सबसे क्रिटिकल स्टेप है, बिकॉज आपने फाइनली इसके बेसिस पे ही एजेंडा या नैरेटिव रेडी करा है, या आपने अपने जो पॉलिटिकल हेड है उस पार्टी का, फॉर एग्जांपल देयर वाज ममता बनर्जी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और अदर पार्टीज में सीपीआई में एंड बीजेपी में देवर पीपल, तो उनको ये पूरा स्टेप करके देने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता होगा, या कितना मेहनत लगती होगी? या इट्स अ फुल टाइम एक्सरसाइज। सो ये एक ऐसी यूनिट जनरली होती है, किसी भी, अब बंगाल के अलावा किसी भी इलेक्शंस की आप बात करें तो ये परमानेंट काम करे। दिस इज लाइक ओके राइट फ्रॉम द डे वी इंटर इनटू द स्टेट टू द डे वोटिंग हैपेंस। सो वो सबसे पहले आपने इश्यूज आइडेंटिफाई किए, इश्यूज आइडेंटिफाई करके भेजे, उन्होंने कहा कि अच्छा ये चीजें तो हैं, आपको सच में ऐसा लगता है कि ये 2 मुद्दे और हैं, तो उस पर एक सेकंड लेवल ऑफ वेरिफिकेशन हुआ, थर्ड लेवल ऑफ वेरिफिकेशन हुआ। उसी बीच अगर कोई बाईपोल इलेक्शन आ गया तो बाईपोल इलेक्शन का हम लोग ओपिनियन पोल उसके आधार पे जनरेट करते हैं। उसी बीच हम लोग कोई, फॉर एग्जांपल, किसी लीडर के परसेप्शन के बारे में समझना है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे दीदी का एक्सीडेंट हो गया था वेस्ट बंगाल में। तो दिस इज ऑल्सो एज अ पॉलिटिकल कंसर्न व्हाट आई कैन डू अ रिसर्च कि पब्लिक परसेप्शन इस चीज को लेकर कैसा गया है, इज इट गोइंग पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब दो इट्स अ जेन्युइन इंसिडेंट, बट फॉर ईच एंड एवरी एक्शंस व्हाट इज द रिजल्ट। दीदी अमित शाह ने कोई बयान दिया, उसके लिए पब्लिक का क्या चैटर है, कोई लीडर का परसेप्शन जानना है, कोई इशू को और समझना है, कोई इश्यूज को, तो इट्स देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स हर चीज के लिए। इट्स ऑनगोइंग एक्सरसाइज, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट। जनरली टेक्स 1 to 2 months टू हैव अ बेसिक फंडामेंटल लेवल का रिसर्च, और उसके आधार पे फिर हम लोग नैरेटिव बिल्ड करते हैं। ओके तो ठीक है, जो बात अभी तक समझ आई कि आपने एक यूनिट बनाया, उनसे आप लोगों से मिले, हर विधानसभा में गए, छोटे लेवल पे गए, बेसिकली जाके आपने इन डेप्थ इंटरव्यूज किए, उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बनी, पहले विधानसभा लेवल पे बनी या और नीचे लेवल पे बनी, फिर धीरे धीरे करके वो एक फाइनल स्टेट लेवल रिपोर्ट बनी, जिसके ऊपर हो सकता है कि कुछ 2 3 मुद्दों को आपने वापस जाके कंसल्ट किया और फाइनली एक एजेंडा प्रेजेंट किया लीडर को। लेट्स से लीडर ने वो एजेंडा अप्रूव कर दिया, उसके बेसिस पे एक नैरेटिव सेट हो गया, राइट? तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ठीक है। दैट यू वुड से कि अब अगला स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि अब तो ग्राउंड वर्क है सारा का सारा, हाँ, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार अब जब ये सेट हो गया, इसके बाद सबसे अलग इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अब उसको, उसके आधार पे आप कैंपेन डिजाइन कर। सो अब अगर अगर नेता ने 4 मुद्दे बता दिए कि इस चुनाव में मैं 4 मुद्दे लेके चल रहा हूँ, आपको इन 4 मुद्दों को जनता के घर घर तक पहुंचाना है। तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कैंपेन्स हैं जो जनरली पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स करते हैं। एक उसमें जैसे है, आप सबसे पहले कैंपेन डिजाइन करेंगे। कैंपेन डिजाइन में आप सबसे बड़े उस लीडर को बीच में रखेंगे, उस लीडर के थ्रू उसको लॉन्च करवाएंगे। आपके जो स्टेट लेवल लीडर से लेके बूथ लेवल तक के जो लीडर्स हैं, उनको उस कैंपेन को उनके उनको नोडल ऑफिसर्स बनाएंगे, उनके थ्रू आप उसको ग्रास रूट लेवल पे एग्जीक्यूट करेंगे। और आप एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट, एज अ कैटलिस्ट काम करेंगे जनरली, लाइक बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स ने वो ये बात बोली है कि दे डू थिंग्स ऑन अ मार्जिनल बेसिस, मतलब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे वो चीज नहीं लाते हैं। लीडर होता है जो ग्रास रूट लेवल पे, अगर लीडर सपोर्टिव है तो थिंग्स कैन बी डन फास्ट। सो वी वर्क एज अ कैटलिस्ट, सो उसको ग्रास रूट लेवल पे एग्जीक्यूट करना, जैसे न्यूज़पेपर इंसर्टिंग कराना, न्यूज़पेपर के थ्रू उसको पहुंचाना, डोर टू डोर कैंपेन करना,
चौराहा मॉड्यूल एक होता है जिसमें हम लोग चौराहे पे लड़कों को खड़ा करके एक छोटा सा बस क्रिएट करते हैं, जिसमें चौराहे में लोग खड़े होके उस नैरेटिव के साथ आप एक मतलब वहाँ पे ढोल बज रहा है, ढोल मॉड्यूल होता है, ढोल बजाते हैं तो ताकि एक छोटा सा बस क्रिएट हो कि यार वहाँ पे मतलब लोगों के दिमाग में कैसे इन चीजों को डाला जाए, उसके अराउंड सारी कैंपेन्स होती हैं। आप ब्रांडिंग करते हैं, आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों के घर में मतलब जैसे ले पोस्टर चिपका रहे हैं, आप नॉर्मल फ्लेक्स बोर्ड लगवा रहे हैं, आप जो आपके ब्लॉक लेवल के बूथ लेवल के जो लीडर्स हैं उनको आप एक्टिवेट करते हैं, उनको उसके पर्क्स बताते हैं, उनको उनको ऊपर से पुश करवाते हैं कि सर ये काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आप एक बार कॉल कर दीजिए, एक बार ये चीजें कर दीजिए। सो लाइक एंड ऑफ द डे हाउ टू मेक द कैडर एक्टिव इज द ओनली थिंग. And if the cadre is hyperactive, if the leader is accepted, I don't think there is any serious problem for the person, for the party to win the election. मतलब ओके बहुत सारे तो फैक्टर्स और हैं जैसे कास्ट है, ये सारी चीजें भी अलाइन साथ में होनी चाहिए, बट इसके अलावा स्टेट लेवल के नैरेटिव सेट करने के लिए ये सारी चीजें इनफ है. ओके तो इसमें एक एक दो इम्पॉर्टेंट पीसेस आई थिंक जिस पे मुझे काफी डिटेल में आपसे डिस्कशन करनी है, बट पहले जो आपने आंसर दिया उसके उसके अगेंस्ट में, जैसे कोई इलेक्शन हो रहा है फॉर एग्जांपल, आपने बताया कि एक नैरेटिव सेट हो गया। अब उस नैरेटिव को सेट करने के लिए जो कैंपेन्स डिजाइन हुए, वो कैंपेन्स भी आपने, लेट्स से फॉर एग्जांपल बिहार का इलेक्शन है, तो नीतीश कुमार इनकम्बेंट वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके थ्रू अब जो है एजेंडा नीचे पुश होना स्टार्ट हुआ। लेट से आपने जैसे आपने बताया नोडल ऑफिसर्स बना दिए, कैंपेन ये सब रन हो रहा है। अब उसके अगेंस्ट में ऑब्वियसली बात है कि एक वॉर रूम लाइक सिचुएशन है, मतलब आपने कुछ किया, उसके अगेंस्ट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जो रिएक्ट करेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके नैरेटिव को वीक करने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो वो जो वॉर रूम मैनेजमेंट है कि भाई सामने से क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे कैसे स्ट्रेटजी चेंज होती है, वो किस तरीके से मैनेज होता है? या सो देन पीआईओ कम्स इनटू द पिक्चर. फॉर एग्जांपल आपने एक कैंपेन डिजाइन किया, फॉर एग्जांपल तृणमूल कांग्रेस ने कैंपेन डिजाइन किया, बीजेपी ने उसका काउंटर कैंपेन डिजाइन किया. सो आवर थिंग इज टू immediately counter them. So it's a very hectic and very responsible exercise. For example, this is not like a typical 9 to 5 job. फॉर एग्जाम्पल आप 7 बजे आपने कैंपेन लॉन्च कर दिया, आपके लीडर सारे एक्टिव हैं, आप रात को सो गए, रातों रात बीजेपी ने कोई चीज वायरल कर दी और सुबह जब आप उठे तो पता चला पूरा पब्लिक परसेप्शन चेंज हो गया. सो यू हैव टू बी you have to have a complete hold to the nerve of the people, what they are thinking, what they are doing. You also have to मतलब very closely monitor what your opposition is doing. सो उसके लिए जैसे ही उन्होंने कोई कैंपेन नैरेटिव डिजाइन किया है, वी ऑलवेज सिट टुगेदर एंड डिस्कस दिस इज व्हाट आर द प्रोबेबल आउटकम्स ऑफ दिस. सबसे पहले इसके क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या इससे हमें इम्पैक्ट हो सकता है, और इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है. काउंटर करने के लिए हम कैंपेन डिजाइन करते हैं, स्टेट लेवल लीडर से डिस्कशंस करते हैं और उसको तुरंत एग्जीक्यूट करते हैं. सो दिस इज लाइक अ टाइमलेस एक्सरसाइज. आपको इमीडिएटली करना है, देयर इज नो स्कोप ऑफ इट, लाइक यू हैव टू डू इट राइट अवे. ओके ठीक है। तो एक इससे पहले कि मैं और कोई क्वेश्चन पूछूं, आपके एक्सपीरियंस में एक आप मुझे एक चीज बताइए कि जैसे मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी, यूजुअली मैं पॉलिटिकल नैरेटिव की वजह से अपना वोट चेंज नहीं करता हूं। मतलब मुझे अगर इलेक्शन 2024 में होने वाला है तो मुझे पता है कि मुझे किधर वोट डालना है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आई एम और आई एम ऑल्सो अ पॉलिटिकली, मतलब बहुत एक्टिव नहीं बोलूंगा मैं, बट मैं पॉलिटिकली मुझे पता है कि क्या चल रहा है देश में और मैं उस हिसाब से एक डिसीजन लेता हूँ। तो जो ये सारे नैरेटिव्स होते हैं या जो ये सारी चीजें होती हैं जो आप करते हो, आपके एक्सपीरियंस में कितने % लोग होते होंगे एक्चुअली जिनका पॉलिटिकल वोट इन चीजों की वजह से बदल जाता होगा? क्योंकि कभी कभी सोच के लगता है यार ये सब तो ना शायद परसेप्शन की ही थोड़ी लड़ाई या कोशिश है, बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन और शायद इंटरनल लोगों कैडर को ही थोड़ा ऊपर करने की कोशिश है, बट लोगों का वोट क्या बदलता है इन सब चीजों से? देखिए, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। काफ़ी बड़ा नंबर जो है, वो एक तरह से काफ़ी एक लेवल का फिक्स्ड है। सो जनरली इलेक्शंस में लड़ाई जिसकी होती है, जो आप जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज़ स्विंग वोटर कम्युनिटी। सो मतलब जिनका वोट आप स्विंग कर सकते हैं, ठीक है? सो उस स्विंग वोटर कम्युनिटी के लिए कैंपेन डिज़ाइन होता है, एंड व्हाट आई फील, it is not more than 10%. So like 90% people already have finalized, and though we are targeting them, so I am a firm believer of an incremental learning approach. So for example, if you have done something in the 4 years and 6 months, then you don't need to waste a lot of time in, मतलब बहुत ज्यादा आप बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक फिर से नैरेटिव चेंज करने की जरूरत नहीं है.
अगर पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया है, पब्लिक ने उसको समझा, फॉर एग्जाम्पल केजरीवाल की आप बात कर लो, तो देन इट्स अ डन डील। बट अगर आपको लग रहा है कि लॉट टू बी डन, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुआ है नीचे लेवल पे, तो ये जो स्विंग वोटर्स होते हैं, जो 5 से 10% होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर विधानसभा में 5 से 10 हजार का खेल होता है। वो आप समझिए जनरली बड़ा भी नंबर हो सकता है, वो विधानसभा के नंबर्स के अकॉर्डिंग, बट वो नंबर बहुत क्रूशल होता है। वो नंबर जो है आप समझिए, इस तरफ चला गया तो इनकी निकल गई, उस तरफ चला गया तो इनकी निकल गई, एंड दैट इज समटाइम्स वो बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करता है। सो उस नंबर के ओके। आधार पे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करना एक पीआईयू का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि आप ये सेक्शन के लोग हैं, दे आर फॉर एग्जांपल, जैसे आप मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनली किसको इंक्लाइन करते हैं, करंट किसको इंक्लाइंड है, और फ्यूचर। सो इफ देर आर 2-3 कम्युनिटीज जो ट्रेडिशनली फॉर एग्जांपल बीजेपी इंक्लाइन करती हैं, बट करंटली बीजेपी और टीएमसी दोनों तरफ इंक्लाइंड है, सो दैट कुड बी अवर पोटेंशियल कम्युनिटी। उस कम्युनिटी को बीजेपी एंड ट्रेडिशनल करंटली इंक्लाइंड है, तो उसको आगे कैसे हमें टीएमसी की तरफ इंक्लाइन करना है, दैट इज द थिंग। But if X community is hardcore supporter of X party, then I believe it's in short time frame it's difficult, and but people try their best. Generally नेता सभी को address करते हैं, but what I feel it's not very like ideal thing to do in a last leg of the election. ठीक है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, नैरेटिव फाइनल हो गया, आपने पूरा वो कर लिया। उसके बाद आपको ये भी समझ आ गया कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप स्विंग कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट नैरेटिव, और सारी की सारी जो एनर्जी होती होगी, ऑब्वियसली बात है वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की उसी तरफ होती होगी, क्योंकि बाकी लोगों का तो एनीवेज फिक्स्ड है। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप है फ्रॉम अ आउटसाइडर परस्पेक्टिव, अगर इससे बीच में भी कुछ है तो लेट मी नो। तो नैरेटिव डिसाइडेड है, सब कुछ डिसाइडेड है, आपकी कैंपेन डिसाइडेड है, सब चल रहा है। अब एक जो बहुत बड़ा और काफी डिबेटेड इशू आता है इलेक्शंस में, वो आता है कैंडिडेट सिलेक्शन का। आप जब दो चीजें, एक तो ऑडियंस को रीच करना है, उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि ऑडियंस रीच के लिए क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से होता है। बट उससे पहले कैंडिडेट सिलेक्शन जो है, कौन लड़ेगा चुनाव, उसका अगर आप कुछ बिहाइंड द सीन बता पाए कि किस तरीके से कैंडिडेट सिलेक्शन होता है। और अगर कुछ और, क्योंकि सबको पता है पहले पैसा भी बहुत चलता था, अब पता नहीं कितनी जगह चलता है, कितनी जगह नहीं चलता। लोग आते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के, लोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं क्योंकि उन्हें पता है उन्हें सीट मिलने वाली है, राइट? तो वहां भी पैसा चलता होगा ऑब्वियसली। तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए कि ये कैंडिडेट सिलेक्शन कैसे होता है और बिहाइंड द सीन क्या रहता है इसमें। देखिए, पैसा चलता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, दिस इज वेरी ट्रू। पार्टी के फंड के लिए, पार्टी को इलेक्शन चलाने के लिए उनको नीचे से पैसा चाहिए होता है, एंड दिस इज वेरी एविडेंट। मैं उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करूंगा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। दूसरी चीज, कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए सबसे पहले कैंडिडेट का पब्लिक परसेप्शन समझना में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी से एक्स कैंडिडेट लड़ रहा है, वो एक्स वाई कम्युनिटी से आता है। पूरी आपकी विधानसभा में एक्स वाई कम्युनिटी के इतने परसेंट लोग हैं, आप उस कम्युनिटी को वोट को टारगेट करना चाह रहे हैं कि आप एक अलग कम्युनिटी के वोट को कंपाइल करके आप इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। सो इट्स ऑल ऑफ अ कास्ट कैलकुलेशन, इट्स ऑल ऑफ अ पब्लिक परसेप्शन, इट्स ऑल ऑफ अ इमेज ब्रांडिंग, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि भाई वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, क्या वो चुनाव लड़ा पाएगा, विलिंगनेस कितनी है, बोलने में कैसा है, इश्यूज कौन कौन से उसने 5 साल में उठाए, सोशल मीडिया में कितना एक्टिव है, उसका अपना कैडर कितना, उसका इंटैक्ट पर्सनल कैडर कितना है, वो कितना लोगों से कनेक्ट करता है, किन किन इश्यूज में वो पार्टी के साथ अलाइन है कि कुछ अलग ही जा रहा है। सो देर आर सेवरल फैक्टर्स विच देर आर सेवरल, लाइक बहुत बड़ी चेकलिस्ट है जिसको प्रॉपर एनालाइज करके देखा जाता है कि भाई अब ये 10 चीजों के हिसाब से ये लड़का, ये कैंडिडेट, ये एक्स पर्सन, ही इज फिट टू अस। देन उसके आधार पे स्टेट लेवल पे डिस्कशन होता है, सब जगह डिस्कशन होता है। एक लेवल पे हम लोग जनरली, हम लोग को भी अगर वो पता चलता है कि फॉर एग्जाम्पल 3-4 कैंडिडेट के बीच में बात चल रही, तो हम लोग भी एक बेसिक लेवल की नीचे रिसर्च करते हैं, समझते हैं लोगों से कि भाई क्या स्थिति है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो उस इंसाइट के आधार पे देन वी डिसाइड देन कि क्या किया जा सकता है। और देन एंड ऑफ द डिसीजन तो जनरली हाईकमान का होता है। आप किसी के साथ अगर, इफ द स्टेट लेवल लीडर इज क्लोजली हैज क्लोज वर्क इन द प्रीवियस अवतार, देन जनरली दे गॉट टिकट्स। समटाइम नेपोटिज्म भी होता है, समटाइम्स जनरली जो बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं, बहुत ज्यादा रिच है, उनका भी हो जाता है। सो इट्स नॉट, आई विल से इट्स नॉट अ वेरी ideal way to identify their main or core objective is to see who can win the election. If X person can win the election with some sort of political baggages, then they probably consider.
तो इसमें दो तीन क्वेश्चंस है मेरे। तो सबसे पहले तो चीज ये है कि जो मुझे आपके आंसर से समझ आया कि एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट जब आप किसी इलेक्शन में काम कर रहे हैं तो एक लेवल ऑफ रिकमेंडेशन आपके एंड से भी जाएगा। मतलब आप शायद उस विधानसभा में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, आपको समझ आएगा। अच्छा, उससे पहले बात करते हैं कि किन 10 लोगों के बीच में लड़ाई है या किस 5 लोगों के बीच में लड़ाई है टिकट मिलने की, वो कैसे डिसाइड होता है? वो क्या अप्लाई करते हैं लोग इस चीज के लिए, या पता होता है कि ये लड़ने वाला है, इसको मिल सकता है? दिस इज वेरी एविडेंट आई थिंक, लाइक आप किसी विधानसभा में जाओगे तो टिकट मिलना सबसे आखिरी की एक्सरसाइज है। उसके पहले आप देखेंगे कि लोग डोर टू डोर करना शुरू कर देते हैं। लोग दिल्ली, मुंबई, फॉर एग्जांपल लखनऊ है, यूपी है, तो दिल्ली के चक्कर, लखनऊ के चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। आप बंगाल है तो आप कोलकाता के चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। नेताओं से सोशल मीडिया में एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। आप अपनी ब्रांडिंग बढ़ाने लगेंगे, आप अपना, सो दिस इज लाइक, हम लोग को कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमको फाइंड करना पड़े कि भाई क्या ये चुनाव लड़ सकता है कि नहीं। सो जनरली समटाइम्स दे themselves show their interest, and it's quite evident, like anyone can guess it that these five people are interested. और उसके बाद कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो एक अंदर ही अंदर सब कुछ कर रहे होते हैं और आखिरी में उनको टिकट मिल जाता है, एक्सिस को पता भी नहीं चलता है। तो तभी होता है जब वो काफी स्टेट लेवल लीडरशिप से क्लोज होते हैं। ओके, तो ठीक है, मान लीजिए कि 5 लोग हैं जो एक्चुअली पॉलिटिकली उस मोमेंट पे ऐसे सेटल्ड हैं पोजीशन में कि उनको टिकट मिल सकता है। तो अब जब उनको लेट से फाइनली टिकट देने की बारी आती है तो कई बार हमने ये देखा है कि लोग पार्टी स्विच करते हैं। क्या पार्टी इसीलिए स्विच करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार इस पार्टी में तो मुझे टिकट नहीं मिलेगी बट इस पार्टी में मिल जाएगी? क्योंकि जैसे मैंने कभी कभी क्या देखा है कि लेट से अभी एक पर्सन है वो बीजेपी में है, हो सकता है बड़ा नेता है, जैसे गोवा में तो बहुत हुआ है बट बाकी जगहों पे भी होता है। अब उसने एकदम से पार्टी स्विच की, एकदम से वो टीएमसी में आया और एकदम से उसको टिकट मिल गई, राइट? तो उस टाइम पे अगर आप वहां पे पॉलिटिकल कंसल्टेंट हो तो ऑब्वियसली बात है आप तो उस कैंडिडेट को नहीं देख रहे थे, मतलब यू वर प्रॉब्ली लुकिंग एट सम अदर कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी टीएमसी के पार्ट थे, बट ये एकदम से स्विच होता है। तो क्या क्या स्विच करवाया जाता है? पैसे वगैरह देके स्विच करवाया जाता है? देखिए, पॉलिटिकली कंसल्टेंट हैं, बट मैं बोल रहा हूँ दिस जॉब इज वेरी डायनामिक, ठीक है। आप मतलब आपको हर समय एक्टिव रहना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने दो कैंडिडेट का नाम फाइनल भेज दिया है कि उसका टिकट अच्छा है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से कोई गद्दावर नेता इस पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो अपने साथ अपना कैडर लेके आता है। आपको दो चीजें उस समय देखनी होती है। पहली चीज, उसका परसेप्शन पब्लिक कैसा है, कि अगर वो इस पार्टी में ज्वाइन करेगा तो पब्लिक एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, कि विद इन द पार्टी, फॉर एग्जाम्पल अगर वो बीजेपी से कांग्रेस में आ रहा है तो कांग्रेस का इंटरनल कैडर क्या उसको एक्सेप्ट करने को रेडी है, या अगर जिनको टिकट मिल रहा था उनको अगर नहीं मिलेगा तो क्या वो उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि विदाउट कैडर, विदाउट बूथ वर्कर, विदाउट फंक्शन यू कैन नॉट वर्क। सो दिस इज अ वेरी ठीक है। फंडामेंटल थिंग। ये दो चीजें हम लोग देखते हैं, और इसके लिए हम लोग फिर स्टेट लेवल पे लीडरशिप से बात करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी को टिकट मिला, नहीं मिला, तो नाराज हो गया, काम करने बैठ गया, बहुत प्रोबेबल चांसेस में ऐसा होता है कि वो काम करने बैठ जाता है, काम नहीं करता है। तो देन आप उसमें फिर स्टेट लेवल से कॉल्स करवाते हैं, आप उसको कुछ आश्वासन दिलवाते हैं कि आप ठीक है चुनाव देख लो, उसके बाद जब ब्लॉक कमेटी बनेगी तो आपको ये पद दे देंगे, ये पद दे देंगे। तो वो तो एक पॉलिटिकल गेम है, जो एक नैरेटिव है जो उसके लिए काम। ओके, और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ये कितनी बड़ी एक्सरसाइज है? वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव, एज इन लाइक कितना कौन दोनों पैसे तरीके वाला से, है। एक तो कौन कितना पैसे वाला है, वो चीज भी, और दूसरा क्योंकि वो इतना पैसे वाला है तो क्या ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे टीएमसी में, या नॉट से लेट्स नॉट टेक एनी नेम ऑफ द पार्टी फॉर दिस, लेट्स से मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुझे चुनाव लड़ना है मान लीजिए, तो क्या ऐसा होता है कि यार ठीक है मेरे पास तो 20 करोड़ है, चलो मैं 5 करोड़ पार्टी के फंड में डालता हूँ, क्या उस चीज की वजह से चांसेस बनते हैं सीट मिलने के फाइनली? एक लेवल पे इम्पैक्ट करता है ये, कि अगर डेफिनेटली अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली अच्छे हैं तो आप इलेक्शंस में अच्छा आप रिसोर्सेज लगा सकते हैं। बट दैट इज नॉट द ओनली एंड फंडामेंटल थिंग, ठीक है। उसके अलावा पब्लिक, मैंने बोला ना, पब्लिक परसेप्शन बहुत बड़ा है। आप करोड़पति, अरबपति हैं, बट अगर आपका पब्लिक परसेप्शन खराब है तो पार्टी को तो इलेक्शन जीतने से मतलब है। उसको अगर कोई एक जमीन से उठा हुआ सोशल वर्कर है, वो उसका पब्लिक एक्सेप्टेंस ज्यादा है, उसके बगल में एक बाहुबली एकदम से आ जाए, डेफिनेटली दोनों बराबर लेवल पे आएंगे। बट एज अ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कंसल्टेंट आई विल ऑलवेज प्रीफर द लेटर वन, द सोशल वर्कर वन। सो वो एक, ओके। डेफिनेटली फाइनेंशियल इज द फैक्टर, बट इट्स नॉट द ओनली थिंग।
ठीक है, ठीक है। मान लीजिए अभी एक कैंडिडेट सिलेक्शन हो गया, एक इलेक्शन होने वाला है जहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्शन भी हो चुका है, सब चीजें पता है। अब ऑडियंस को रीच करने की थोड़ी सी बात करते हैं कि जो हमने देखा है फ्रॉम 2014 स्पेसिफिकली, बहुत इनोवेटिव तरीकों से अब लोगों को रीच किया जा रहा है। तो आपके हिसाब से अगर हम इसको ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश करें, एक डिजिटल मीडियम्स है, उसमें सोशल मीडिया भी है, उसमें व्हाट्सएप भी है, उसमें फोन्स भी हैं। एक एक्चुअली कन्वेंशनल तरीका है जिसमें आप लोगों तक जाते हैं। तो अगर आप दोनों में बता पाए कि किस तरीके से ये रन करता है और कितना इंपॉर्टेंट बन गया है आज के टाइम में डिजिटली लोगों को रीच आउट करना फॉर स्पेसिफिकली फॉर इलेक्शंस। देखिए, अगर दोनों को मैं एक पर्सनल लेवल पे कंपेयर करूँ तो व्हाट आई फील, जो सेकंड वन है डोर टू डोर कैंपेन, जो ट्रेडिशनल वन है, दैट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे, द मोस्ट इफेक्टिव वे आई मस्ट से इन विनिंग द इलेक्शन। आप डिजिटल लेवल पे आप डिजिटल पेनिट्रेशन देखेंगे, भले ही डिजिटल में यंग लोग काफी इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा नंबर डिजिटली इन्वॉल्व है और एक प्रॉपर हर पार्टी का कम्युनिकेशन विंग अब इस्टेब्लिश हो गया है। बट अगर आप उस चीज को नीचे जाके समझेंगे तो आपको लगेगा कि एक पढ़ा लिखा लड़का और एक अनपढ़ सोशल, एक अनपढ़ फॉर एग्जांपल मजदूर, दोनों का वोट एक है, दोनों का वोट आपको कन्वर्ट करना है। आप जनरली उस वोट की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे जो आपको इजिली कन्वर्टेबल लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है अब डिजिटली नेता मीडिया में तो बैठ नहीं सकता है कि आप जो है वो 24 घंटा सोशल मीडिया पे रहे, वो इलेक्शन जीत जाएगा। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया में बहुत सारे एस्पेक्ट है। फॉर एग्जांपल, ग्राफिक आप डिजाइन करवाते हैं, आप कोलैटरल डिजाइन करवाते हैं, आप न्यूज़पेपर इंसर्ट्स करवाते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट्स करवाते हैं टीवी चैनल्स में, आप पूरे सारे होर्डिंग्स बुक करवाते हैं, उसमें अपनी प्रचार करवाते हैं। उसके अलावा आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को ऐड कराते हैं, उसमें हर दिन अपना नैरेटिव डालते हैं। और आप आईवीआरएस कॉल करवाते हैं, आप बल्क मैसेजिंग करवाते हैं, आप तो ये बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें आपके पास फंडामेंटल चीज़ अगर डेटा है तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप एक बार में नेता का पर्सनल कॉल, हम लोग जैसे आईवीआरएस कॉल करवाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एक सुरेश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, तो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, मैं आपकी विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। आप चुनाव के 2 दिन पहले आपने व्हाट्सएप बल्क मैसेजिंग करवा दी है कि उनके पास मैसेज पहुंच गया। दीज आर दी वेज। बट स्टिल आई फील दैट जो डोर टू डोर कैंपेन्स होती है, फॉर एग्जांपल जो चौराहा मॉड्यूल होता है, जो न्यूज़पेपर इंसर्टिंग होता है, जो वीडियो वैन्स के थ्रू नेता का मैसेज हम लोग गाँव-गाँव तक पहुँचाते हैं। बिकॉज़ उसमें हम बहुत बड़े नंबर को एक साथ एड्रेस करते हैं एंड दैट इज़ लाइक सोशल मीडिया पेनिट्रेशन स्टिल आप देश के सबसे अग्रणी राज्य में भी ले लेंगे तो वहाँ पे भी उतना नहीं है जितना आप डोर टू डोर का है। सो ये सारे करेक्ट। डिफरेंट डिफरेंट छोटे-छोटे टूल्स हैं जो किए जाते हैं। ठीक है। सो ओवरऑल स्टोरी समझ आई, थोड़ा बिहाइंड द सीन भी समझ आया कि किस तरीके से रन होता है। अब आप थोड़ा सा हम बंगाल इलेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपने वहां पे बहुत क्लोजली काम किया है। बट आई थिंक एक जो टॉपिक हमने नहीं टच किया है जो आप बंगाल इलेक्शन के थ्रू लोगों को समझा सकते हैं, वो ये है कि एक्चुअली चुनाव लड़ा कैसे जाता है फाइनली। मतलब जो कहते हैं ना कि जैसे बीजेपी के लिए बहुत फेमस है कि वो बहुत बिल्कुल मतलब इलेक्शन इंजन है वो लोग। मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो बिल्कुल लास्ट बूथ लेवल पर्सन से लेके बिल्कुल टॉप तक उनका पूरा नैरेटिव, पूरा जो उनका सप्लाई या जो चेन है वो पूरी अच्छे से सेट है। तो उसको आपने क्योंकि बहुत क्लोजली देखा है, तो आप क्लोजली बता सकते हो कि एंड तक चुनाव लड़ा कैसे जाता है, क्या क्या चीजें हो रही होती हैं, किस लेवल पे चीजें हो रही होती हैं। बट ऑफ कोर्स थोड़ा बंगाल इलेक्शन के बारे में बताइए, बट जिनको नहीं पता उन्हें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए कि बंगाल का इलेक्शन जब हुआ था, आई थिंक इट वाज 2021, शायद 2021 में चुनाव हुआ था। तो क्या क्या था उस इलेक्शन में, हु वर्सेस हु की क्या फाइट थी। और पहले का भी बता दीजिए थोड़ा सा कि 2021 से पहले जब चुनाव हुआ था उस टाइम पे हर पार्टी कहाँ स्टैंड करती थी और क्या लड़ाई हुई फिर और किस तरीके से हुई। अगर आप थोड़ा डिटेल में समझा पाए बंगाल इलेक्शन को समझाते हुए, बिकॉज आई थिंक जो आपने नैरेटिव सेट किया है वहां से लोगों को थोड़ा आप समझ आएगा बेटर। ठीक है, तो बंगाल इलेक्शन तो एक इलेक्शन मैंने बोला कि बंगाल के अलावा आई वाज इन लोकसभा एंड आई वाज इन सम स्टेट इलेक्शंस एज वेल, बट हाँ, बंगाल वाज वेरी क्यूरियस, तो उस पे मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। बंगाल इलेक्शंस में नैरेटिव की लड़ाई थी। वहां पे आखिरी में एक हम लोगों ने अपना एंड मोमेंट पे कैंपेन लॉन्च किया था, बंगलार निजर मेके चाय, विच इज लाइक बंगाल वांट्स इट्स ओन डॉटर। So it's a like they are projecting Narendra Modi as their key face, and now we were projecting as it's a Bengal's daughter, it's Bengal's pride, and you should make
you should choose her to ensure that Bengal pride is maintained. So regarding this, सबसे पहले 2000, अगर हम 2 साल पहले जाते हैं लोकसभा चुनाव में 2019 में, उसमें बीजेपी वॉज वेरी वेल, इट वॉज शायद 16-18 सीटें उनकी आई थी और 40-42 सीटों में 42 इज द नंबर नॉट। सो बाकी सीट्स मतलब इट्स अ वेरी बिग नंबर, अगर आप सीटों में कन्वर्ट करेंगे उसको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो अराउंड 120-130 सीट्स, 120 to 123 सीट्स दे वर विनिंग दैट टाइम. So it was a setback for Trinamool Congress, but we know that 2019 का चुनाव एक बस का चुनाव था, सेंट्रल लीडरशिप में मोदी थे, मोदी का अगेंस्ट में ममता बनर्जी नहीं थी कहीं पे प्रधानमंत्री की रेस में, तो एक ट्रेडिशनल वोट बीजेपी को पड़ गया. बट जब स्टेट लेवल की बात करते हैं तो वी हैव आवर स्ट्रॉन्ग लीडर विच इज ममता बनर्जी जी, and under her leadership they have done a lot. So we have launched various campaigns to execute, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अच्छी स्कीम्स जो तृणमूल कांग्रेस ने लॉन्च की थी बट उसको ग्रासरूट लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी. उनमें से एक स्कीम थी द्वारे सरकार, फॉर एग्जांपल आपके द्वार पे सरकार. तो उसमें हर गांव में, हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी की किसी भी योजना से लाभ दिलाने का उद्देश्य था. तो इसमें क्या था कि हम लोगों ने 1-1.5-2 साल में सारे ऑलमोस्ट बहुत बड़ा नंबर एक टच किया था सोसाइटी का. उसके तहत हम लोगों ने इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की थी छोटी छोटी, जो पाराए समाधान है, जिसमें आप अपने प्रॉब्लम्स बताइए. दीदी के बोलो है, दीदी के बोलो एक स्कीम लॉन्च की थी जिसमें आप दीदी को कॉल कर सकते हैं. दीदी की टीम हम लोगों ने इंटरनल एस्टेब्लिश की थी और आप दीदी कॉल कर सकते हैं. उस कॉल से फिर जो भी इश्यूज रेज होंगे उसको हाईलाइट करेंगे, उसको हम लोग एक मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट्स के पास भेजेंगे. सो बंगाल में एक एडवांटेज ये था कि हम लोग इनकम्बेंट गवर्नमेंट में थे, so we had our own resources, like right from government resources to everything. Then it was easy for us to execute things. So but again it was a लड़ाई which was very interesting. So मतलब मैं आपको बताऊंगा कि करीबन 5-6-8 महीने पहले से जब मैं फील्ड पे था, मैं अक्रॉस बंगाल घूमा था, मैंने सारे जिले कवर किए थे और हम लोग को समझ में आ रहा था कि पब्लिक परसेप्शन कुछ और कह रहा है और मीडिया कुछ और कह रही है. बट आप चुनाव बस से नहीं जीत सकते. जब इतना बड़ा चुनाव है आप उसको हवाबाजी में नहीं जीत सकते कि आप एक बस क्रिएट कर दे और आपकी सारी सीट जीत जाएंगी. आपको नीचे जाने के लिए आपको कैडर चाहिए. बीजेपी का कैडर नहीं. अभी बीजेपी इज वर्किंग अ लॉट एंड दे हैव डन सिग्निफिकेंटली वेल, बट दे वर नॉट इन देयर ओन लाइक इन देयर ओन अवतार, जैसे वो यूपी में है. सो आप कई जगह तो बीजेपी के बूथ लेवल पे कार्यकर्ता ही नहीं. और तृणमूल कांग्रेस पिछले बहुत फंडामेंटली बहुत बड़ी एक पार्टी है जो एक सीपीआई का पूरा कैडर और वोट बैंक लेके अपनी पार्टी में आई है, अपना खुद बनाया है उन्होंने. और वो दीदी का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड दिस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन दीदी के चुनाव जीतने का. बट मीडिया में जैसे बात हो रही थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रशांत जी ने भी ट्वीट किया था कि अगर बीजेपी 100 डिजिट क्रॉस करती है तो वी विल क्विट द स्पेस. So I was very much convinced with the fact that BJP was anyways not crossing 100 seats because fundamentally उनका कैडर ही नहीं है. और इसके पहले वो केवल 3 सीट्स जीत के आए थे जी. विधानसभा चुनाव में. तो 3 सीट से आप 200 सीट्स 150 सीट नहीं जीत सकते हैं आप. मतलब एक चमत्कारिक चीजें होती हैं बट उसके लिए आपके पास कैडर होना चाहिए, आपके पास स्टेट लेवल पे नेता होना चाहिए. आप दिलीप घोष के अगेंस्ट चुनाव मतलब के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आप शुभेंदु अधिकारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुकुल रॉय के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके साथ भी आप चुनाव लड़ रहे हैं आप लड़िए. बट आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप मतलब यू डोंट हैव अ क्रेडिबल फेस हु कैन कॉम्पिटिट ममता बनर्जी. यू कैन से दैट वी हैव मोदी जी, बट मोदी जी अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ के मुख्यमंत्री तो बंगाल के नहीं बनेंगे. ये सारी छोटी छोटी फंडामेंटल चीजें थी जो लोग शायद नहीं समझ पा रहे थे. और बीजेपी परसेप्शन बनाने में बीजेपी बहुत माहिर थी, तो बीजेपी परसेप्शन बनाती रही. बट दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि ये परसेप्शन केवल मीडिया तक रहा, जमीन पे नहीं उतरा उनके लिए. और शायद तभी वो 77 सीट्स पे शायद रही और तृणमूल स्कोर्ड मोर देन 210 सीट्स इन असेंबली इलेक्शंस. ओके. और अभी उस टाइम से लेके अब तक इफ यू आर अवेयर, तो जो बीजेपी बहुत ज्यादा जिस चीज के लिए फेमस है वो ये है कि जब बीजेपी किसी स्टेट में जाती है तो वहां से वो निकलती नहीं है. मतलब देयर कीप बिल्डिंग अपॉन एज इफ की इलेक्शन अगला आने वाला है, जैसे 4 साल पहले ही वो स्ट्रैटेजी शुरू कर देंगे, तैयारी शुरू कर देंगे. तो डू यू थिंक फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि जब अगला चुनाव होगा, विच इज स्टिल वेरी फार अवे, 2026 में शायद जाके होगा, 3 साल बाद,
शायद। विल बीजेपी बी इन अ बेटर स्पेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज 3 डेफिनेटली। से 77 तक तो वो गए हैं सीधा। या बहुत बड़ा नंबर है। और अगेन देयर इज ओनली वन, बहुत बहुत दो तीन फैक्टर रहेंगे अगले चुनाव में। फर्स्ट चीज रहेगी जो एंटी इनकम्बेंसी रहती है, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो लहर होती है, तो वो डेफिनेटली 20 साल का इतना बड़ा टेन्योर हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा होगी। और आप जितना भी अच्छा काम कर ले, आप 20 साल 15-20 साल से अगर सरकार में हैं, तो फिर दैट इज लाइक आप कुछ चीजें में गलतियां करते ही हैं। बीजेपी को बस एक चीज की करने की जरूरत है, उनको अपना एक स्टेट लेवल पे लीडर आइडेंटिफाई करना है, which is currently what I'm seeing is Shubhendu Adhikari right now. And there is a potential कि बीजेपी एक बहुत बड़ा फेस आ सकती है, यहाँ तक कि there is a chance कि they may form government also. So what they have to do, they have to work hard, they have to build on their cadre, and definitely TMC के लिए चीजें हैं जो उनके साथ उनको इंटैक्ट रखें। ठीक है हर्षित, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टू बिहार। तो अभी बिहार में एक बहुत ही यूनिक सी चीज हो रही है, विच इज कि प्रशांत किशोर जो एक आईपैक के एक टाइम पे हेड थे, उन्होंने काफी सारे चुनाव भी करवाए बहुत फेमसली 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ, फिर ममता बनर्जी के साथ टीएमसी में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ, और भी बहुत सारे चुनाव में वो पार्ट रहे हैं। आज की डेट में ही हैज फॉर्म्ड हिज ओन यूनियन, जिसको पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बोल सकते, एक जनसुराज जिसमें वो जा रहे हैं, चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और पूरे बिहार में घूम रहे हैं। इससे पहले कि जब प्रशांत किशोर ने अपना ये करंट अवतार लॉन्च किया विद जनसुराज, ही वाज आल्सो कंटेम्पलेटिंग कि मैं कहाँ जाऊं, तो वो कांग्रेस के साथ जाने के लिए सबसे इंक्लाइंड उस मोमेंट पे दिख रहे थे। आपके पर्सनल पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंगल से व्हाट डू यू थिंक कि उन्होंने ऐसा क्या था जो कांग्रेस को प्रपोज किया, एंड क्या रीजंस रहे होंगे कि वो जो एक बिल्कुल बनती हुई पार्टनरशिप दिख रही थी उनकी कांग्रेस के साथ, वो ब्रेक हुई, और जिससे जाके अब उन्होंने जन स्वराज के बारे में बात की, और फिर आगे हम जन स्वराज की भी बात करेंगे। ठीक है, देखिए मतलब ये तो काफी इंडोर मीटिंग थी, सो आई एम नॉट आई एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड। एंड ही इज अ वेरी टॉल फिगर। Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Sonia Gandhi, and Prashant Kishore, they are meeting in Indore. They are, I heard they have shared a presentation also. उसका कुछ ड्राफ्ट वगैरह भी लीक हो गया था. So it's all about strengthening Congress for 2024 election. And again, he's very over ambitious. He's very ambitious guy. So most probably he wanted a position where he can control whole Congress sitting in the central. And probably Congress का जिस तरह का स्ट्रक्चर है, शायद उस लेवल पे वो उसको प्रशांत को उस लेवल पे अकोमोडेट वो नहीं कर पा रहे होंगे। तो प्रशांत को लगा होगा कि शायद ये इससे अच्छा अपना खुद का करो एंड बी अ सेंट्रल, लाइक वॉट एवर ही वॉन्ट टू डू, ही वॉन्ट टू हैव अ काइंड ऑफ कंप्लीट मोनोपोली। एंड आई थिंक कांग्रेस का जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी पर्सन, इवन खड़गे जी ऑल्सो, टू बी अ सेंट्रल फेस विदाउट गांधी। सो आई थिंक वहीं पे बात नहीं बनी होगी। दिस इज व्हाट आई फील। एंड द इनिशिएटिव व्हिच ही हैव लॉन्च्ड जनसुराज इज इट्स अ गुड इनिशिएटिव। तो आपके अंडरस्टैंडिंग में वो क्या करने का ट्राई कर रहे हैं, वो अपने मुंह से बता चुके हैं, बट बिकॉज आप इस स्पेस से आते हो, तो इफ यू कैन जस्ट टेल अ लिटिल कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू, और आपको क्या लगता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगली बार जब कभी बिहार में इलेक्शन होता है। Yeah, so it's a very good question, but I'm a very small fry to answer what he is thinking, because he is one of the tallest figure in the political consultancy domain. He's known to be one of the he's known to be the political strategist and one of the leading political strategists our country ever had. So what I feel that he launched Jan Suraj as his own political outfit, जिसके तहत वो अभी now he's doing a पदयात्रा and wants to connect with the people. He want to build his own cadre, and most probably what I can see in the upcoming assembly elections and Lok Sabha is very close call for him, because for fighting in a Lok Sabha election you must have a proper ticket and everything, and like you must have a cadre support and your workers and everything. He still managed to cover around 7 to 8 districts till now. So what I feel, Ishan, that Prashant is definitely going to be a key figure in the upcoming assembly elections. But not in terms of winning seats, not in terms of getting electoral numbers in the Bihar Legislative Assembly, but in terms of impacting other political parties' vote and cadre. So what I feel that he is very clear with his agenda.
He wants to make it Bihar the great, what he claims that, which is factually true also, that बिहार पिछले 20-25 साल से बहुत पिछड़ा है, बहुत सरकारें आई, कुछ हुआ नहीं. He managed to set this kind of narrative that जो अभी incumbent government है, उसके सहारे तो आप अगले 10 साल नहीं रह सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी हार चुकी है. अब आपको कोई दूसरा अल्टरनेटिव ट्राई करना है. उससे मुझे लगता है शायद बीजेपी को फायदा और हो सकता है, क्योंकि बिहार में बीजेपी अभी बहुत फंडामेंटली अंदर घुस के काम कर रही है, कैडर के रूप में, सब चीज के रूप में. प्रशांत को बनने में, जैसा आप बता रहे हैं, जैसे या तो कोई बहुत बड़ा आंदोलन हो, जैसे केजरीवाल जी का आंदोलन था, उसमें अन्ना जी के आंदोलन में केजरीवाल जी लगे, और एक तो दिल्ली ऐसा वो छोटा राज्य भी था, उसमें पढ़े लिखे लोग भी थे. बिहार में कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रखते हैं. सो इट्स नॉट अ वेरी लाइक इजी थिंग टू गेट. लाइक आप पदयात्रा भी कर लेंगे, बट अगेन आपको सारे डायनामिक्स को याद रखना है. आप जितने भी एथिकल हो जाए, जितना भी आप रेवोल्यूशन ले आए, बट अगेन बिहार के गांव में अगर आदमी, आप यादव हैं या आप कुशवाहा हैं, तो ये सब चीजें आपके पॉलिटिकल कैरियर को बहुत ज्यादा डिफाइन करती हैं. सो इस सेक्शन में आई एम बिट स्केप्टिकल दैट हाउ इट विल वर्क, but I'm pretty sure whatever he's doing is going to be very impactful in a long run. As I said, I believe in an incremental learning approach, and I strongly feel that if this lasts for upcoming 10-15 years, he is going to be a very strong fundamental force in Bihar without a question. तो उनके आपको नेशनल मतलब क्योंकि इज अ नेशनल फिगर, मतलब प्रशांत किशोर को सब जानते हैं, राइट, बिकॉज वो नेशनल इलेक्शंस में इन्वॉल्व रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इन्वॉल्व रहे हैं. सो आपको क्या लग रहा है कि उनका जो थॉट प्रोसेस है करंटली, वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित है, उसके बाहर वो नहीं 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 निकलना चाह नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, उन्होंने अपना जो पहला ट्वीट भी डाला था, उसमें लिखा था कि शुरुआत बिहार से, अब आखिरी में. सो डेफिनेटली अगर आपको आपको कहीं भी आगे बढ़ना है, तो आपको एक स्टेट में तो सबसे अच्छा करना ही पड़ेगा. व्हाट केजरीवाल डिड दिल्ली में अच्छा हुआ, उसके बाद फिर ही एक्सपेंडेड टू पंजाब एंड गुजरात एंड अदर स्टेट्स. सो if he say शुरुआत बिहार से, it means that he is having some other plans, but I think ओके, he will be the best person to comment on this. ठीक है, ठीक है. सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं. आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू 4 इलेक्शंस जो अब आने वाले हैं, एंड बिकॉज यू आर अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, आपको पीछे की चीजें दिखती है. आई एम श्योर किसी किसी इलेक्शन में शायद आप खुद से इन्वॉल्व हो सकते हो, कहीं कहीं पे आपके फ्रेंड्स, आपके नोन लोग होंगे जो इन्वॉल्व होंगे, तो आपको बिहाइंड द सीन स्टोरी समझ आ रही होगी. तो 3 स्टेट इलेक्शंस की बात करते हैं. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कर्नाटका. आई थिंक काफी काफी क्लोज है, तो अगर आप बता पाओ कि क्या होने कर्नाटका, वाला है. हाँ, सॉरी सॉरी. देखिए, या कर्नाटका इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शंस इन द रिसेंट टाइम्स. मतलब अगले 2-3 महीने में कर्नाटका ही लगा है, और कर्नाटका में कांग्रेस इज एक्चुअली डूइंग रियली वेल. सो लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड, लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट, मतलब मेरे काफी दोस्त कांग्रेस में भी काम कर रहे हैं, बीजेपी में भी कर रहे हैं. मैं भी, आई आल्सो कंसल्टेड 2-3 पॉलिटिकल लीडर्स on my personal capacity. What I feel that they are in a stronger, they are in a edge. But सो again, हर्षित, एक बार अगर आप पहले ऑडियंस के लिए नैरेटिव सेट कर दो कि कर्नाटका इलेक्शन में, एंड दिस इज एन इटरेटिव क्वेश्चन ओनली, कि लड़ाई किसके बीच में है अभी, अच्छा, एंड क्या है पिछला पिछला मतलब क्या चल रहा है अभी वहां पे, लास्ट इलेक्शन का क्या स्कोर चल रहा है, वो क्या है अभी करंटली? ठीक है ईशान, कर्नाटका इलेक्शन की अगर हम बात करें, तो कर्नाटका में अभी बीजेपी पावर में है, और जेडीएस भी उनके साथ लाइन. कर्नाटका इलेक्शन की अगर हम अभी बात करें, तो उसमें कांग्रेस अभी के लिए, अगर एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से बात करें, तो एक कांग्रेस एक प्रिंसिपल चैलेंजर के रूप में है. बीजेपी के जो, मतलब अभी जो इनकम्बेंट सीएम हैं, उन पे काफी ज्यादा एलिगेशंस लगे हैं. ये एलिगेशंस लगे हैं उनको, मतलब पे सीएम जैसे पेटीएम के नाम पे कहा कि वो इतना पैसा ले रहे हैं चीजों को लेके. करप्शन का जो इशू है, दैट इज लाइक evident, like everyone knows about it, and this is the issue which Congress is also tracking. कर्नाटका में कम्युनिटी वाइज बात करें, तो लिंगायत कम्युनिटी है, वोकलिका कम्युनिटी, बहुत सारी मतलब छोटी छोटी कम्युनिटियां हैं. और व्हाट आई फील, जिस तरह के समीकरण के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, it's going to be a bipolar election between Congress and BJP, and most ओके, probably Congress is in a edge to form government as of today. So ओके. जिस तरह के में बीजेपी से जितना लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, दिस इज वेरी नॉर्मल. लाइक हर इलेक्शंस में ऐसा होता है, ऐसा कुछ, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. बट जिस तरह से ये ट्रांजिशन हो रहा है, व्हाट आई फील दैट कर्नाटका में कांग्रेस इज ऑन अपर एज.
But again, election is very unpredictable. I don't know what will happen in next 1 month, and so I think at this point, Congress is forming the government in Karnataka with full majority. ओके। और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो इसमें मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि कांग्रेस को मीडिया इलेक्शन नहीं लड़वाती, उनका नैरेटिव मीडिया बिल्कुल भी नहीं दिखाती। कोई बड़ा नेता यूजुअली जाके कैंपेन भी नहीं कर रहा है अब तो। मतलब बड़ा व्हेन आई से आई मीन हु आर द फेसेस जिसको पूरा इंडिया जानता है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, अभी बड़े और नेता हैं कुछ जो तो अभी छोड़ के चले गए हैं कांग्रेस। बेसिकली बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है, उनमें से भी बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं प्रचार करने। फिर भी कांग्रेस कई जगह पे सरकार बना लेती है, जैसे हिमाचल में बनाई है अभी रिसेंटली, या आप कर्नाटका में बोल रहे हो। व्हाट वर्क्स फॉर कांग्रेस, क्योंकि आई थिंक कैडर भी काफी वीक हो रहा है। या कांग्रेस की अपनी खुद की कांग्रेस, अब देखिए जैसा भी कांग्रेस परफॉर्म करे, बट कांग्रेस इज स्टिल द प्रिंसिपल चैलेंजर टू बीजेपी अक्रॉस द कंट्री। बहुत मतलब ऑलमोस्ट 80 to 80% स्टेट्स में, मतलब अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो। उसके अलावा कांग्रेस का अपना खुद का एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी सेटअप है विच इज इंक्लूसिव माइंड्स। दिस इज आल्सो कंसल्टिंग व्हिच आई वाज मिसिंग अर्लियर। So they are extensively working across the Karnataka right now. Apart from that, Rahul Gandhi also, I think, he also visited Karnataka today. I think today also he visited, today when we are recording this, I came to know today also he's visiting one Lingayat community's temple. So ओके। they have realized that जैसे पदयात्रा हुई थी, पदयात्रा के चक्कर में गुजरात में कांग्रेस को लाभ नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे कोई गया ही नहीं। अभी वन फोकसिंग ऑन पदयात्रा, उनको लग रहा था पदयात्रा करते करते गुजरात अपने आप जीत जाएंगे, बट वो कंप्लीटली बैकफायर्ड हो गया। बट व्हाट आई फील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कांग्रेस इज प्रिटी एक्टिव इन कर्नाटका। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उधर से ही हैं, और शिव कुमार जी हैं, सिद्धारमैया जी हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कांग्रेस के बहुत टॉप फिगर है। अगर आप कंट्री के 50 लोगों में बात करेंगे, टॉप लीडर्स में बात करेंगे, तो उसमें कर्नाटका के भी काफी लीडर्स आते हैं। श्रीनिवासन जो यूथ विंग के हैं वो भी साउथ से ही आते हैं। सो दिस इज, आई थिंक दे आर प्रिटी एक्टिव इन कर्नाटका एंड फंडामेंटली भी, और काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है इनकम्बेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, बीजेपी के अगेंस्ट में। एज पर एज अगर हम प्रॉपर लीडर की बात करें, जो करंट उनका इनकम्बेंट सीएम, उनके अगेंस्ट में काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाई आप देखिए कई एक्स सीएम, एक्स डेप्टी सीएम जो बीजेपी की तरफ थे, दे ज्वाइन कांग्रेस रिसेंटली। सो आई बिलीव दे आर ऑन अपर एज राइट नाउ। ओके, ठीक है। अगली स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक एक काफी इंटरेस्टिंग स्टेट है, वो है राजस्थान की। वहां पर जो इस समय चल रहा है वो आई मीन सबको दिख रहा है कि वहाँ क्या चल रहा है। मतलब अपनी पार्टी के अगेंस्ट बड़े बड़े लीडर्स हैं जो खड़े हुए हैं कांग्रेस में, और बीजेपी का भी कुछ नैरेटिव समझ नहीं आ रहा है वहां पे। मतलब एक सीएम है जो सीएम एक बार जीतती हैं, एक बार हारती हैं, और 4-5 साल के बाद दोबारा से दिखती हैं, पर वही आके वापस से सीएम कैंडिडेट फेस होती हैं हर बार। तो आपको क्या लगता है, एक तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि राजस्थान में करंट स्टेट आपको क्या लग रही है, कौन कहाँ पे कितना पानी में दिख रहा है, और दूसरा मुझे ये भी बताओ कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है कौन करंटली, क्योंकि जो दिख रहा है वो शायद है नहीं, ऐसा लगता है देखने में। देखिए राजस्थान में तो आई बिलीव इस कांग्रेस के अंदर के डिस्प्यूट का कोई अंत ही नहीं समझ में आ रहा है। एंड ये पहला डिस्प्यूट नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। आप बहुत ज्यादा, दिस इज तो राइट नाउ इट्स सो ऑब्वियस दैट पायलट खुद अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में धरने बैठ गए। दिस इज लाइक एंटी पार्टी एक्टिविटी। अगर ये ना भी करते तो भी मतलब आप राजस्थान में समझिए काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है कांग्रेस के अगेंस्ट में। एंड बीजेपी इज वर्किंग अलॉट। बीजेपी के अंदर की फिगर जैसे वसुंधरा राजे जी हैं, she still want to, what I feel that she's still having ambition to be a face of BJP in Rajasthan, but there are other leaders जैसे पूनिया साहब हैं एंड शेखावत जी हैं एंड मतलब बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो जिनके अंदर अपने अपने एम्बिशंस हैं। सो और जो मतलब कद्दावर फिगर है जैसे अश्विनी वैष्णव जी, मतलब ऐसे कई लीडर्स हैं जो स्टेट लेवल के साथ सेंट्रल लेवल पे मोदी जी के बहुत क्लोज हैं। सो बीजेपी में भी चीजों में बहुत द्वंद है, लेकिन बीजेपी चीजें बाहर नहीं आ रही। कांग्रेस की चीज काफी बाहर आ गई है और कांग्रेस इनकमेंट है। व्हाट आई फील दैट इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर कांग्रेस। अगर कांग्रेस आती है तो इसके पीछे अशोक गहलोत का ही हाथ होगा, और अगर कांग्रेस हारती है तो व्हाट आई फील अशोक गहलोत, तो चलिए लाइक अभी रिसेंट बजट में उन्होंने काफी ज्यादा स्कीम्स लॉन्च की है, उसका पब्लिक परसेप्शन अच्छा गया है। बट जो रिफ्ट है कांग्रेस का, आप सोचिए आप इनकमेंट में, आपके पास ऑलरेडी आप एक लोअर एज पे हैं, आप क्योंकि इनकमेंट में है, आपको जवाब देना है।
और आपके टॉप 2 लीडर में दोनों में लड़ाई चल रही है, तो अल्टीमेटली वो जनता कंफ्यूज होके तीसरे पर्सन को वोट देती है। So what I feel that at this point of time, BJP is very strong in Rajasthan, and if I'm not wrong, most probably BJP will form the government in the upcoming Rajasthan election with heavy majority. ओके, एंड डू यू थिंक कि सचिन पायलट विल आल्सो ज्वाइन बीजेपी जैसा अभी चल रहा है वहां पे? I don't think, I personally don't think there's a chance. हो सकता है अगर बीजेपी उनको सीएम फेस ऑफर करे तो शायद वो जा सकते हैं, जैसे सिंधिया जी को मतलब उन्होंने सेंट्रल में एडजस्ट करके किया। अगेन इट्स अ टफ कॉल, लाइक उनका बहुत बड़ा एक अपना फिगर है, बीजेपी में हो जाएंगे तो शायद उनका कैरियर खत्म है। ओके, ओके, क्योंकि अपनी पार्टी के अगेंस्ट वो बैठे हुए हैं, यू नेवर नो कि उन पे क्या एक्शन होता है। आई डोंट थिंक कांग्रेस कैन आल्सो अफोर्ड, वैसे कांग्रेस आल्सो आई डोंट थिंक कैन अफोर्ड Congress, टू like he's very close लूज to हिम। Rahul Gandhi, so I don't think that Rahul will, he will try his best to ensure that he will be in the party. But if he'll be in the party, if he'll be in the same phase, what same form, what he's doing now, it's difficult for Congress to even get anywhere close to the majority. ओके, ठीक है। सो एक थर्ड इलेक्शन की बात करते हैं, बट उससे पहले एक मेरा क्वेश्चन और है। बहुत ज्यादा पार्टी जब हार जाती हैं आजकल, तो एक सवाल उठाना शुरू करती हैं कि ये वोटिंग रिग्ड है। चाहे फिर वो ईवीएम के ऊपर बात हो, वो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में प्रॉब्लम्स है। आई थिंक कुछ कुछ जगहों पे ऐसे कुछ वीडियोस भी आए हैं जहाँ पे ईवीएम बहुत सस्पेक्टेड कंडीशंस में मिली हैं। फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, बिकॉज आप ग्राउंड पे रहे हो, क्या आज के टाइम में भी ये सब चीजें चलती हैं? पहले जैसे बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी वो तो शायद अब नहीं होती है, या वो भी आजकल वो भी चलता है क्या बैकग्राउंड में? देखिए, ये बहुत टफ क्वेश्चन है इसका जवाब देना, कि मतलब इट्स अ वेरी क्रूशल थिंग। आप जो आप एक पॉलिटिकल बयान दे सकते हो कि ईवीएम खराब थी, ईवीएम हैक हो गई। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, बीन अ लॉट इन द फील्ड, आई हैव विजिटेड hundreds of booths in the country during the voting day. What I feel that it's merely impossible to hack a EVM. ओके, And this is a political agenda, and this is a very safest thing to say, like for any party to intact their own cadre, to intact their own supporter base. But I think no, this is not true. और ऐसा होता है क्या कि एक बूथ पे 100 लोग घुस गए और उन्होंने जाके एक के बाद एक बंदे ने 100 वोट डाल दिए, ये सब नहीं चीजें नहीं नहीं चलती हैं? नहीं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दिस, क्योंकि ये चीज आप बूथ में रहेंगे तो आपको सीआरपीएफ रहेगी, वहाँ पे आरपीएफ रहेगी, बहुत सारे यूनिट्स रहती हैं वहाँ पे। सो कभी कभी इश्यूज आते हैं दैट, जैसे फॉर एग्जांपल इनकमेंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सब वो होते हैं, वो लोग शायद थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं इन अगेंस्ट पार्टी को। बट ये कहना कि वो लोग मिल गए हैं, वो रिक करवाते हैं, सो इट्स नॉट अ राइट थिंग टू से। ओके, ठीक है, ठीक है। सो मध्य प्रदेश पे थोड़ा मूव करते हैं। आई थिंक दैट्स आल्सो एन इलेक्शन जो बिल्कुल आने वाला है। वहां पर भी जितना देखने में लगता है सीधी सीधी टक्कर दिखती है, मतलब इट्स अ फाइट बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। पहले तो आप लोगों के लिए थोड़ा ये बता दीजिए कि वहां पर करंटली गवर्नमेंट में कौन है और चैलेंजर कौन है, और आपके हिसाब से अभी की क्या स्टेटस है, हु कैन कम एंड हु कैन फॉर्म द गवर्नमेंट? देखिए, मध्य प्रदेश में तो मेजोरिटी कांग्रेस की आई थी, कांग्रेस ने गवर्नमेंट अपनी फॉर्म भी की थी, कमलनाथ जी सीएम थे। बट अगेन इंटरनल पॉलिटिकल रिफ्ट हुआ कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। ही गॉट, सिंस आपको पता है कि उनके भी रिलेटिव वसुंधरा राजे हिज रिलेटिव ओनली, और उनके भी काफी कनेक्शंस अक्रॉस द पार्टी, सबके ही एक दूसरे से कनेक्शंस रहते हैं। सो ही ज्वाइंड बीजेपी विद हिज ओन सेट ऑफ एमएलएज, और कांग्रेस की सरकार गिर गई। और कांग्रेस की सरकार जैसे ही गिरी, वैसे बीजेपी ने अपनी सरकार फॉर्म करी। मामा के नाम से जाने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, वो फिर से सीएम बने, और दे आर इन अ गुड मेजोरिटी राइट नाउ। काफी अच्छा काम किया है, कर रहे हैं वो, जितना मुझे समझ में आ रहा है। और अभी तो कांग्रेस का भी एक बड़ा वोट शेयर उनके पास है। सो अब लास्ट इलेक्शंस की बात करें तो कांग्रेस जीती थी विद सिंधिया सपोर्ट। सिंधिया वाज वन ऑफ द की प्लेयर्स। बट अभी जैसे सिंधिया भी इज ऑल्सो वेरी एक्टिव। एक इशू आ सकता है कि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सिंधिया वांट्स हिज ओन कैंडिडेट्स, उसमें शायद थोड़ा बहुत रिफ्ट होगा, उससे थोड़ा बहुत बीजेपी को लॉस हो सकता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई फील दैट बीजेपी इज इन अ
in a very comfortable stage. And कांग्रेस में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये लोग ऐसे लीडर्स हैं जो एक एज पे आ चुके हैं, एक जीतू पटवारी टाइप के यंग लीडर्स हैं, बट स्टिल अभाव है यंग लीडरशिप का। और बीजेपी के पास अपना पूरा सेटअप है, सब कुछ, अच्छी सीटें आएंगी कांग्रेस की, बट आई फील दैट कांग्रेस इज गोइंग टू लाइक लूज दिस इलेक्शन ऑल्सो। ठीक है, एक इलेक्शन की और बात करेंगे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शन प्रोबेबली, बाकी सारे इलेक्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं बट आई थिंक द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इलेक्शन इज 2024। और जब हम आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं कल ही देख रहा था, आई थिंक अभी से ओपिनियन पोल्स लेने शुरू कर दिए हैं लोगों ने जानने के लिए कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा। स्टिल 1 साल है, अभी कुछ भी शायद पॉलिटिकल पार्टीज भी अभी उतनी एक्टिव नहीं हुई हैं, बट ऑलरेडी ये बन रहा है। तो इसमें दो स्पेसिफिक चीजें मैं आपसे समझना चाहता हूँ फ्रॉम वेयरिंग अ हैट ऑफ अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, कि आपको नैरेटिव क्या दिख रहा है बनता हुआ, बोथ फ्रॉम बीजेपी साइड एंड देन फ्रॉम कांग्रेस साइड, और सॉरी और द ऑपोजिशन साइड, बिकॉज आई थिंक कांग्रेस अकेला भी नैरेटिव सेट नहीं कर रहा है। एंड सेकंड जो इसमें बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है वो ये है कि बीजेपी के अगेंस्ट जो लड़ने वाले हैं, आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या होने वाला है? विल इट बी एन ऑपोजिशन यूनिटी, विल इट बी जैसा पिछली बार हुआ था कि सब अपने अपने गुटों में लड़ेंगे? किस टाइप का आपको लगता है कि फाइट होने वाली है इन 2024? देखिए 24 का इलेक्शन तो अभी जिस तरह से बीजेपी परफॉर्म कर रही है, इट्स अगेन गोइंग टू बी वेरी सेफ फॉर बीजेपी। कांग्रेस को एक लीडरशिप एक ऐसा करना चाहिए कि सारी पार्टियां उसके अम्ब्रेला के अंदर आ जाए, बट जिस तरह के अभी की परिस्थितियां हैं, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब इनके अपने 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 स्ट्रॉन्ग होल्ड है अपने अपने स्टेट्स में। अब व्हाट आई फील दैट पोस्ट इलेक्शन इन सब में डेफिनेटली अलायंस होगा, क्योंकि इनको अपनी सीटों को खोना नहीं है प्री इलेक्शन से अलायंस करके। कि फॉर एग्जांपल 4 सीटें अगर तमिल वो बंगाल में कांग्रेस मांग ले तो बीजेपी तृणमूल नहीं देगी, क्योंकि उनको लगता है वो सारी सीटें जीत सकती। सो व्हाट आई फील दैट पोस्ट इलेक्शन उनके साथ अलायंस जरूर होगा। बट अगेन बीजेपी बहुत एक्टिव है, वो आप जैसे बोल रहे थे शायद पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव नहीं, दैट इज आई थिंक दैट इज काइंड ऑफ रॉन्ग, बिकॉज ऑल पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड देयर वर्किंग फॉर 2024, और 1 साल पहले से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और उसके लिए सेपरेट विंग है, बीजेपी ने अपने 1303 400 दिन का कैंपेन जो प्रॉपर लॉन्च कर रही है। सो दे आर ऑल्सो वेरी एक्टिव। एंड बट अगेन लाइक अगर मोदी जी फेस हैं तो उनको तो उनके फेस के सामने तो अभी इस समय कोई दूसरा फेस नहीं है। आई एम क्यूरियस कि आफ्टर इलेक्शन जब बीजेपी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, देन हु विल बी द चीफ, मतलब द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज मोदी जी का भी एक एज है, वो 75 वाला उनका कॉन्सेप्ट है बीजेपी में कि एक एज के बाद वहां पे कोई पद पे नहीं रहता है। आई डोंट नो हाउ इट विल गो, बट एज ऑफ नाउ कांग्रेस इज वे बिहाइंड, और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी इज वे बिहाइंड देन बीजेपी। एंड बीजेपी इज इन अ वेरी लाइक, अगर वो कैटेगरी में बताते ना कि safe, favorable, battleground, difficult. So for this, at this point of time, this election is favorable for BJP. ओके, और क्या क्या मेन मेन नैरेटिव क्या है बीजेपी का करंटली फॉर गोइंग इनटू 2024 इलेक्शन, और ऑपोजिशन का क्या नैरेटिव एक है? एक हाँ हाँ। जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो दैट इज एनीवेज गोइंग टू बी द की थिंग। उसके अलावा काफी इनके पास इश्यूज हैं डिस्कस करने के लिए, जैसे 370 का हो गया। ये सारे इश्यूज को दोबारा जनरेट करेंगे, मतलब उसको दोबारा फ्रूट करने के लिए कैसे किया जा सकता है वो सब करेंगे। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा अडानी का इशू उन्होंने, इट्स वेरी एविडेंट दैट दे आर टारगेटिंग अडानी लाइक एनीथिंग। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की वो बात कर रहे हैं बार बार, बट बीजेपी उसको टच ही नहीं कर रही है, विच इज अ गुड मूव फ्रॉम बीजेपी एंड ऑल्सो, क्योंकि जितना वो टच करेंगे इतना इट विल प्रॉब्लम। बट व्हाट आई फील दैट अगर शायद कांग्रेस अगले 3 इलेक्शंस में अच्छा काम करती है, थोड़ा बस बनाने में काम करती है, और जो राहुल गांधी की जो यात्रा नीचे से ऊपर हुई है, अगर वो गुजरात से अरुणाचल तक भी करते हैं इस तरह का कुछ, और इफेक्टिवली करते हैं, तो शायद डेफिनेटली बीजेपी कांग्रेस इज गोइंग टू परफॉर्म वेल। उनका सीट नंबर जो शायद पिछली बार 50s में था, विच वाज वेरी लेस, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अराउंड 100, बट definitely they are again far behind than BJP. सो बिफोर वी एंड, आई थिंक एक चीज जो हमने टच नहीं करी है, इफ यू लाइक टू टेल अ लिटिल, एंड देन आई ऑल्सो वांट कि अगर आप, बिकॉज आपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ काम किया है, तो 2-3 लोगों के बारे में, नॉट एन इमोशनल ओपिनियन, बट व्हाट डू यू थिंक इज देयर, लाइक वेयर डू दे स्टैंड करंटली एंड वेयर कैन दे गो? दो दो मेरे क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले तो एक मुझे
बेसिक लेवल पे अगर किसी को ये समझना हो कि यार अगर एक चुनाव लड़ा जा रहा है, नैरेटिव, एजेंडा, मीडिया सिलेक्शन, वो सब समझ आ गया, बट जिसे कहते हैं कि बूथ लेवल से चुनाव लड़ा जाता है, तो लोगों को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या बूथ लेवल, मतलब क्या बूथ लेवल पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा बता पाओ कि ग्राउंड्स अप बेसिकली क्या लेयर्स होती हैं जब एक इलेक्शन लड़ा जा रहा होता है, सो दैट किसी बाहर के बंदे को ये समझ आए कि अच्छा इतने लेवल पे जाके काम होता है एक एक चुनाव में बेसिकली। देखिए, सबसे फंडामेंटल यूनिट तो बूथ होती है, क्योंकि बूथ लेवल पे वोटिंग ईवीएम का सेंटर होता है। तो वो वहां पे जितना मजबूत होंगे, तो हर बूथ अगर आपका मजबूत है तो आप सारे इलेक्शन जीत जाएंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी का मेन एजेंडा ये होता है कि जो बूथ लेवल पे आपको लीड मिले। तो बूथ लेवल पे लीड के लिए आप बूथ लेवल पे आप अपने लेवल पे कार्यकर्ता रखेंगे, आप बूथ लेवल पे बूथ एजेंट होता है, उसके साथ उसका एक सहायक होता है, और उनका एक बूथ लेवल पे 7-8 लोग की कमेटी होती है, जिसमें एक बूथ का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सहायक होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद फिर ओके। ब्लॉक लेवल पे आप आते हैं, ब्लॉक लेवल पे बूथ जुड़ते हैं, पंचायत पंचायत जुड़ता है, पंचायत लेवल आता है, फिर उसका ब्लॉक लेवल आता है, फिर असेंबली ब्लॉक लेवल आता है, मतलब? असेंबली लेवल। मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पॉलिटिकल पार्टी का डिफरेंट डिफरेंट वो है। जनरली वही, अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो बूथ लेवल हो गया, बूथ के ऊपर आप बूथ पंचायत में कहीं होगा तो पंचायत लेवल हो गया, पंचायत के ऊपर अगर आप ब्लॉक पे जाएंगे ब्लॉक लेवल हो गया, ब्लॉक के साथ इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट विधानसभा लेवल होता है, विधानसभा के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, विधानसभा कंपाइल करके जो स्थिति होती है, डिस्ट्रिक्ट या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी दोनों एक सेम लेवल पे आते हैं। उसके ऊपर फिर वही रीजनल होता है, देन रीजन के ऊपर आपका स्टेट होता है। सो दिस इज द होल हायरार्की ऑफ अ स्टेट, मतलब इलेक्शंस पैरामीटर्स। ओके। एंड यूजुअली इस लेवल पे लड़ने के लिए अगर हम एक बंगाल जैसे बड़े स्टेट की बात करें, मतलब अगर हम नंबर समझना चाहें तो कितने लोग काम कर रहे होंगे एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक इलेक्शन लड़वाने में? बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा, आप समझ लीजिए। अब मैं कैसे आपको बता दूं, एक स्टेट का, हर स्टेट का तो अलग ज्योग्राफी नंबर होता है, पॉपुलेशन होता है। मतलब मेरे हिसाब से, अब जैसे बंगाल की अगर मैं बात, बंगाल में आप 290 के लगभग विधानसभाएं हैं। हर विधानसभा में, इट्स डिफिकल्ट टू से दिस, मतलब अब ये आप ये एक इसको काउंट एक करने के। अप्रोक्स नंबर, एक अप्रोक्स नंबर 10,000, 20,000, 1 लाख या नहीं नहीं, कम? ये लाख में ही होगा, अब अच्छा, पार्टी के लाखों कैडर में से है। मिला के। हाँ हाँ, लाख के ऊपर होगा सारे पार्टी के लेवल के कार्यकर्ताओं को मिला के। क्योंकि अब वो हर हर बूथ पे एक बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, एक तृणमूल का कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, एक सीपीआई का कार्यकर्ता होगा, जितनी पॉलिटिकल पार्टी उनका है। अब इंटेंसिटी है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, बट इट्स अ वेरी बिग नंबर। जितने बूथ है, आप मान के चलिए बूथ इंटू 10, दिस शुड बी द पॉलिटिकल, वेरी पॉलिटिकल पोजीशन होल्डर फिगर। अच्छा, बड़े बड़े जो नेता होंगे बेसिकली उस लेवल बूथ पे। लेवल पे, हाँ, मतलब आप मतलब बूथ लेवल टोटल। पे 5-6 लोगों को लाके वोट करवा सकते हैं, बूथ हम्म। इंटू 10 आप करके आप समझ सकते अगर पैसा भी देखा जाए तो अगर लाखों लोग हैं। बहुत मिलके बहुत बहुत चुनाव लड़वा रहे हैं पैसा बहुत इन्वॉल्व तो होता है। शायद हजारों करोड़ रुपए लग जाते होंगे नहीं एक नहीं, 1000 करोड़ इज अ इलेक्शन बिग होने में। नंबर फॉर असेंबली इलेक्शंस में। हाँ, कह सकते हैं, मतलब बहुत 1000 करोड़ भी नहीं, बट इट्स अ डिफिकल्ट टू गेस, सॉरी, बट अराउंड 2-3 thousand crore फॉर अ हम्म, वेरी बिग हम्म, स्टेट। हम्म। तो अगर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है, छोटी पार्टी है, तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है, मतलब अनलेस कोई रेवोल्यूशन हुआ हो और वो आम आदमी पार्टी जैसे कोई निकल के एकदम ऊपर आ जाए। नहीं, फंडर्स अदरवाइज तो मिलते लगता हैं, नहीं है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर भी फंड करते हैं, और फॉर एग्जांपल आप अपने इश्यूज के साथ डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टियां फंड के लिए तो हाथ पैर मारती हैं, बिजनेसमैन से और बड़े बड़े बाहुबली लोग से। इसीलिए शायद लोग बोलते भी हैं कि पैसा देके वोट ले रहा है, क्योंकि पार्टी को चुनाव लड़ना है तो उसको पैसा तो चाहिए। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, दो तीन पॉलिटिकल फिगर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेट्स पिक आउट द पर्सन जिसका अभी सबसे ज्यादा, मतलब ऑब्वियस पे बात नहीं करूंगा मैं, आई विल नॉट टॉक अबाउट नरेंद्र मोदी, वो तो सबको पता है कि वो क्या है और उनका क्या करंट स्टेटस है। बट लेट्स टॉक अबाउट राहुल गांधी। उनकी जो करंट इमेज है और करंट परसेप्शन है एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, व्हाट डू यू थिंक कि उनकी करंट परसेप्शन क्या है? और क्या ये परसेप्शन को इम्प्रूव करके कभी उस लेवल की परसेप्शन बन सकती है कि ही इज अ फिट कैंडिडेट फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो? राहुल गांधी जी
का पिछले 6 से 8 बहुत बड़े नेता हैं देश के पॉलिटिक्स, तो मैं कमेंट करने वाला नॉट द वेरी राइट पर्सन टू कमेंट। बट जितना मैं समझा हूँ पिछले 1-2 साल में उन्होंने अपनी रेपो में काफी काम किया है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इसके द्वारा, इसके माध्यम से राहुल गांधी जी का एक पब्लिक नैरेटिव, जो पब्लिक परसेप्शन था वो चेंज हुआ है। जो पप्पू के नाम से बीजेपी ने उस पर काफी पैसा खर्च किया था, तो दैट गॉट चेंज्ड। राहुल गांधी अब बहुत जेन्युइन, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही फोकस्ड नेता लग रहे हैं। But again, comparing him with the Narendra Modi right now, definitely Narendra Modi is way ahead than him. But yeah, there is always a hope, and it's possible that he can definitely be the most important figure in this country at central level. So अभी के लिए तो like BJP is ahead, and it's quite clear. ओके, ठीक है। एक और पॉलिटिकल नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी। आई थिंक उनके मोदी जी, राहुल जी के बाद अगर किसी नेता की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर फ्रॉम अ सेंटर पर्सपेक्टिव, वो उनकी बात हो रही है। मे बी बिकॉज उनकी अकेली शायद एक ऐसी पार्टी दिख रही है इन दो पार्टीज के अलावा जिसका कोई स्टेट वाइज कोई ऐसा वो मतलब वो नहीं दिख रहा है, इंक्लिनेशन नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लगता है कि वो एक्सपैंड कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि उनका करंट परसेप्शन क्या है, और कैन ही ऑल्सो बिकम, और क्या वो उस लेवल पे कभी जा सकते हैं जिस लेवल पे आज के डेट में कांग्रेस और बीजेपी पहुंच गई है? कैन ही बिकम द एक्चुअली कैन ही बिकम द प्रिंसिपल चैलेंजर ऑल्सो, लेट्स से, टू बीजेपी इन 10 years? There is a chance, but again, इस समय जितना मैच चल रहा है, like जिस सिसोदिया जी अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जी अंदर हैं, केजरीवाल जी को क्वेश्चन के लिए बुलाया जा रहा है, अभी उसके काउंटर नैरेटिव में इन्होंने कुछ ऐसा रेवोल्यूशनरी आंदोलन शुरू नहीं किया है। सो व्हाट आई फील दैट दे हैव टू सॉर्ट दिस मेस, जो करंट मेस उनका है, अदरवाइज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, और बीजेपी को खत्म कर देगी मतलब डेफिनेटली। बिकॉज आप इतनी सारी चीजों में लगे रहोगे तो आप अपने कैंप वो पार्टी एक्सपेंशन में उतना फोकस नहीं रख पाओगे। आपके कम आपके आपके मतलब पार्टी के टॉप लीडरशिप जब जेल में होगी, सो पार्टी का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोरल और थोड़ा बहुत वो सब डाउन हो जाता है। So at this point of time, I am not seeing their future. But again, if they sort this mess very clearly, there is definitely a hope for them to be. They are still a national party, but still there will be a hope for them to do great. ठीक है हर्षित, आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आई थिंक आपने जो अपने फर्स्ट फेज ऑफ डिस्कशन में जो एक बिहाइंड द सीन डिस्कशन किया, आई थिंक पीपल विल गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट कि एक्चुअली इलेक्शंस के पीछे होता क्या है, इलेक्शन लड़े कैसे जाते हैं। आई थिंक जितना भी आप फ्रैंक हो सकते थे अबाउट सर्टेन इलेक्शंस और जो आपने कवर किया है, आपने उसके बारे में काफी फ्रैंकली बात की। आई अंडरस्टैंड योर लिमिटेशन ऑल्सो, आप सब कुछ नहीं बोल सकते हो बिकॉज यू हैव टू गो बैक एंड अगेन यू हैव टू बी देयर, वर्क विद द सेम पीपल। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो फ्रैंक, एंड आई होप कि जब लोग इस कन्वर्सेशन को देखें तो एंजॉय करें। अगर उनके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आई एम श्योर कि वो कमेंट सेक्शन में जब डालते हैं तो हम उसको फिर रिप्लाई कर सकते हैं आपसे बात करके। ठीक है, thank you so much Ishan for inviting me for this. It was very nice interaction. Like I wanted to be as candid as I want, and thanks to you that this whole concept is very interesting. So I hope that whatever I have learned in my small career, I hope you it added some value to your podcast. थैंक यू सो मच, इट डिड, थैंक यू।